उनकी खिड़कियाँ इतने नीचे होती हैं कि यहाँ तक दिखे। हाँ। जब वो खड़ी हों तो ये दिखे इतना। और उनमें कोई जाली या शीशा या कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनको झांकना है, तो उस पर लटकना है ताकि ये देख सके। फेस से मतलब नहीं है, मतलब है कि आप अपनी जिस्म की नुमाइश कैसे करें। कस्टमर्स कितना पे करते हैं वर्कर्स को, और एक दिन में किसी वर्कर को कितनी बार किसी कस्टमर के साथ जाना पड़ता है? 15 से 20 कस्टमर पर डे। 15-20? अब तो डिमांड ही नाबालिग बच्ची की है। ओह माय गॉड। ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। अच्छा, बड़ा करने के लिए? टॉक्सिन तो समझते हैं ना, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स और बड़े दिखाने बड़े के लिए दिखाने। वो इंजेक्शन लगाते बड़े हैं। दिखाने के लिए इंजेक्शन लगाना। जो मालकिन है वो उनको पहली बार तो कंडोम का इस्तेमाल ही नहीं करने देती जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। उन्हें मना कर दिया जाता है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई ना, प्रिकॉशन तब तक नहीं जब तक कि बच्चा ना हो जाए। फिर वो बच्चा हो जाएगा, बच्चा छीन लिया जाएगा और बच्चे को देखने के लिए एक बार में 200 रुपये देने पड़ते हैं। 200 रुपए अपने बच्चे से मिलने के लिए? अपने बच्चे से मिलने के लिए। पुलिस वाले की बेटी थी, रंजिश में उसको उठाया गया, 4-5 साल की थी, और उसके बाद गोरखपुर भेज दिया गया, वही धंधे में लगा दिया गया। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जब वो धंधे में थी उस समय कोई आदमी आया जिसको कि लड़की बैठी है लाइन से एक बेंच पे और आहट होती है जीने में, तो भाग जाएंगी, जीने पकड़ी हो जाएंगी, खुद को डेमोन्स्ट्रेट करेंगी कि मैं कौन, किसको ले। और अगर उस आदमी की तरफ देखो तो उसकी शायद शक्ल देखने को मन होता है, शायद उस पर हाथ पर छुआ पानी पीने का मन होता है, और वो अच्छे से सेंट से महकती खाना खा रही हूँ। और मैं तो कहाँ बैठी है, और वहाँ कोई भी कस्टमर आएगा वहाँ थूकते हैं, कंडोम्स फेंकते हैं, गुटखा थूकेंगे, वो सब गंदगी वहाँ कभी कभी पेशाब भी करते हैं, और वहाँ वो बैठ के लड़की रोटी खा रही है। जो मेरे सामने मरी, मैं कभी ये बात भूल भी नहीं सकती। ये उसकी थोड़ी छोटी सी आंखें थी, बहुत कोशिश करके तो मुझे ये कह रही कि आपने तो मुझे बहुत समझाया था कि तेरे से प्यार व्यार नहीं करता, मैं नहीं समझ पाई। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा पॉडकास्ट का, वो इतना ज़रूरी और इतना दर्द से भरा हुआ टॉपिक है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है, पर हम इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते या हम नहीं कर पा रहे होते। ये लाइफ की वो डार्क साइड है जिस तरफ कोई नहीं देखता। जिन लोगों के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ, जिन औरतों के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ, वो अपनी मर्जी से अपने देह का व्यापार नहीं कर रहे होते। वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे बीच में जो रह रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन जिनके साथ वो ये कर रहे होते हैं उन पे क्या बीत रही होती है, उनका क्या दर्द है, उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। उनकी बेटरमेंट के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। लोग वहाँ जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। आज की पॉडकास्ट में गाइज हम एक एक चीज़ स्क्रैच से लेके हर एक चीज़ कवर करने जा रहे हैं कि वो कौन सी बेचारी औरतें होती हैं जिनको ये करना पड़ता है, कहाँ से वो आती हैं, क्या मजबूरी उनकी रहती है, उनके साथ क्या हो जाता है, या फिर ये प्रोसेस पूरा क्या होता है, कौन से एरियाज होते हैं, कस्टमर्स क्यों जाते हैं। हर एक चीज़ हम इस पॉडकास्ट में आज डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप इस पॉडकास्ट को दिल से सुने, दिल से उनका दर्द समझे। और इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है अतुल शर्मा मैम। ये एक सोशल वर्कर हैं, और गाइज आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इंडिया में सिर्फ 4 से 5 ही लोग ऐसे हैं जो इन औरतों के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी लाइफ में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं। और अतुल शर्मा मैम उनमें से एक है। उन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल इसमें दे दिया और वो आज भी इनकी बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इन एरियाज से हज़ारों लड़कियों को रेस्क्यू किया है। इतनी लड़कियों को रेस्क्यू किया, उनके साथ क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ कवर की है पॉडकास्ट में। सो गाइस, चलिए पॉडकास्ट। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। आप आए, आपने हमें टाइम दिया। और मैम इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं सबके सामने आपको बोलना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ, जो मैम आप काम कर रहे हो ना, दिस इज़ कमेंडेबल। इसके लिए मैम हम तो
थैंक यू बोलना तो बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएगा। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू। हमें मौका मिला कि हमारे आप यहाँ आए और हमारे थ्रू आज हमारी ऑडियंस को एक ऐसी रियलिटी, वो साइड पता चलने वाली है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जिसके बारे में लोग देख के भी अनदेखा कर रहे हैं उस चीज़ को, वो दर्द कोई नहीं समझ पा रहा। तो मैम आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वो दुनिया देखिए, पहले कैसी तो मैं है। आपकी बात काट के एक बात कहूँगी, कोई कमांडेबल जॉब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा सबका दायित्व है समाज के प्रति, क्योंकि सब अपना अपना प्रोफेशन चुनते हैं, सबको आज़ादी है, लेकिन उस प्रोफेशन को कोई नहीं चुनता है ना, और उन पे वो थोपा गया है। तो ये हमारा ही दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के लोगों की कि उससे उनको मुक्ति दिलाएं जिस जॉब को वो करना भी नहीं चाहते। आप भी तो हैं, आपने MBA किया और दूसरी कुछ और भी किए, लेकिन आप किसी ऐसी 10 to 5 जॉब में नहीं गए। आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, वहाँ उनको सुकून नहीं है, लेकिन फिर भी वो करने पे मजबूर हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत ख़राब औरतें रहती हैं, बहुत ख़राब औरतें, और मुझे इससे एतराज़ है। वो ख़राब औरतें नहीं, ख़राब हम हैं, हमारा समाज है जो वहाँ तक उनको पहुँचा के हटाए। लोगों की मैम ज़रूरत थी तभी तो वो वहाँ पहुँची। अगर किसी को उनकी ज़रूरत ही ना होती तो आज वो भी हमारी तरह एक अच्छी लाइफ बिता रही होती, राइट? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कोई नहीं चाहता है कि वहाँ जाए। हालांकि आज के टाइम में ये बात कहना बहुत ही मुझे थोड़ा बेमानी लग रहा है, क्योंकि आज इस प्रोफेशन को भी लड़कियाँ चुन रही हैं, इसे अपनी प्रोफेशन इच्छा कह से रही भी हैं। लोग सेक्स अपनी वर्कर हाँ बनना बिल्कुल, चाहते हैं। अपना लग्जरी जुटाने के लिए महंगे 1.5-2 लाख रुपए का फ़ोन हो, और अच्छे रेबेन के चश्मे हों, ड्रेसेस हों, नाम क्या क्या, चाहे वो लोकल मार्केट्स में ही सिले हुए हों, लेकिन वो सब हों, तो उसको जुटाने के लिए भी लड़कियां ये सब कर रही हैं। और तो आई गेस सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हो चुका है अब ये चीज़ें। तो मैम इससे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आपने बहुत सारी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया है, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ये जर्नी आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई, आपको कब लगा कि ये करना चाहिए? एक्चुअली में ये देखो तरुण, जर्नी स्टार्ट हुई नहीं, जैसे उनको जबरन वहाँ धकेल दिया गया ना, ऐसे ही मुझे डेस्टिनी ने जबरन धकेल दिया वहाँ पे। ओके। क्योंकि केवल एक आड़ी सड़क है, और उस पार मेरा घर और इस पार बाज़ार मेरा मायका, थोड़ी सी दूरी पे, और वही एकमात्र, चूँकि छोटा शहर था, एकमात्र वही रास्ता था कि स्कूलिंग है, वहीं से जाना है, वहीं से गुज़रना है। और इतनी हिदायतें हैं कि जितना तैयार होने पे ये तो हिदायतें होती थी, ऐसे चोटी बनाओ, ऐसे रिबन डालो, ये हिदायतें तो थी, लेकिन साथ में एक हिदायत और भी, अच्छा और बाज़ार से निकलोगे ऊपर नहीं देखना। अच्छा, वही रास्ता था मैम हाँ, आपके स्कूल वही जाने रास्ता का? स्कूलिंग का था। तो कोई बताता नहीं था कि वहाँ क्यों नहीं देखना। और आप एक छोटा सा बच्चा जो अभी नर्सरी तो होता नहीं था, फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में पढ़ रहा है अभी, और आपने उसको कहना शुरू कर दिया ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, तो देखेगा, स्वाभाविक है उसके लिए, है ना। और 8th 9th तक आते आते हमको ये लगा कि कुछ तो है जो जिसकी पर्देदारी है और जो जानना चाहिए। और इतने पुरातन पंथी परिवार की मैं बेटी थी कि पूछ पाना तो संभव ही नहीं था। अच्छा। हाँ, ये तो पूछ पाने की क्यों खराब है, ये सवाल खड़ा करना तो बिल्कुल बेमानी था। क्योंकि जिस घर में ये बात हो रही हो, अगर कहीं कोई पड़ोस में बात हो गई या किसी ने ड्रिंक कर लिया, मुझे ये बात ऐसी याद आती है हमेशा कि हमारे एक पड़ोसी हम भैया बुलाते थे और वो ड्रिंक करते थे, शायद मैं आज भी शायद लगाती हूँ। तो रात को मेरी मदर और मेरे फादर को, भाभी जिनको हम बुलाते थे, वो जाती और इतनी चोरी से कि दरवाजे बंद कर जाती और धीरे धीरे जाती, पता ना लग जाए कि वो शराब पी के आया है। तो इतना, वो उस समय शराब इतनी आम नहीं थी, तो इस विषय पे कौन बात करेगा जहाँ शराब जैसी जगह को इतना छू के। और मेरा चूँकि थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव रहा, मैं हमेशा पूछती कि रात को क्यों जाते हो भाभी के घर, दिन में चली जाया करो। तो डांट के चुप कर देना, उसका भी कोई जवाब नहीं था, तुझे क्या लेना, बैठो चुप। तो वो सवाल नहीं पूछने का था, उसने इतनी उत्सुकता जगा दी कि ये जानूं मैं कि क्या है। और उस उत्सुकता ने वहीं ला जाके खड़ा कर दिया। और पल पल ऐसी चीज़ें आती रही सामने, पता नहीं, मैं बैक में जाती हूँ हालांकि मौका नहीं आया 30 सालों में कभी बैक में जाने का, लेकिन जब आप लोग पूछते हैं तो मुझे हमेशा एक बात ये याद आती है कि ऊपर वाले ने तो लिख ही दिया था, लेकिन नीचे घटनाएं जो हुई वो भी कम नहीं थी मुझे उस जगह ले जाने के लिए। कि जैसे मैं उस बाज़ार से गुजर रही हूँ, और उत्सुकता तो बराबर है, तो एक दिन झंडियाँ लगी हुई हैं सारे में, सजाया हुआ है रंग बिरंगी झंडी,
तो मैंने घर में आके पूछा क्यों लगी हुई हैं, तो कोई जवाब नहीं था। ऊपर से 2 थप्पड़ लगे कि वहीं के बारे में पूछनी सारी बात, कोई नहीं देखना, अब 2 दिन मत जाना, स्कूल ही मत जाना 2 दिन। 2 दिन स्कूल की छुट्टी हो सिर्फ गई सवाल पूछने पे सवाल स्कूल नहीं सवाल जाना। पूछने पे। और वो मुझे लगा इस बात की सज़ा मिली है स्कूल जाने की, लेकिन वो उसकी सज़ा नहीं थी, क्योंकि 2 दिन तक वहाँ जश्न होना था। ये सज़ा थी वो कि 2 दिन अब जाओ ही मत, नहीं तो फिर सवाल करोगी आके। वो बहुत बाद में पता लगा कि वो एक नथ उतराई की रस्म होती थी। तो उस दिन इस तरह होता था जैसे हमारे यहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन हो, कोई एक बच्चा हुआ है तो घर में बहुत सारी पार्टीज़ हों, मतलब बहुत लोग आएँ और दस्तरखान बनाते हैं, वो हो। तो इस तरह का वो था कि उस दिन नथ उतराई है तो कोई आएगा और वही पैसा देगा, पहली बार वही उस लड़की के साथ जाएगा। और हालांकि मैं अगर आज सोचूं तो वो शायद कहीं किसी हद तक काफ़ी ठीक भी था, क्योंकि उसमें कोई नाबालिग बच्ची नहीं फंस पाती थी और किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो पाती थी, क्योंकि जब तक वो नथ पहनी हुई है उसने, तब तक उसको कोई कस्टमर आकर जबरन छू भी नहीं सकता। तो मतलब जैसे मैम उस मूवी में दिखाया, जो हमने आलिया भट्ट की हाँ। गंगूबाई मूवी देखी थी, उसमें दिखाया था प्रॉपर कि नथ उतराई की एक रस्म होती है। और एक मूवी अभी आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी नथ उतराई की हीरा रस्म मंडी। होती है। तो हाँ जी, हीरा मंडी। तो जो उसमें दिखाया गया था वो काफ़ी हद तक रियल है। बिल्कुल, काफ़ी हद तक नहीं, 100% रियल है, लेकिन समय के साथ बीत गया। अब वहाँ कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो डिमांड ही नाबालिग बच्ची की है। ओह माय गॉड। तो और फिर ऐसा कि आपको बच्चा छोटा लग रहा है और वहाँ वालों को मुझसे डर लग रहा है। पुलिस से तो कोई डर उनको है नहीं, बेखौफ है, लेकिन मुझसे लग रहा है कि भाई वो देखेंगी तो ये छोटी बच्ची है, इसको निकाल के ले जाएंगी या हम पे डांट डपट करेंगी या फिर इसका मुकदमा लिखाएंगी। तो उसके लिए क्या कि जैसे मुझे, मेरे लिए कभी कभी बड़ा शॉकिंग होता था। एक बच्ची थी कि जो मुझे बड़ी अच्छी सी लगती थी, हमेशा मुझसे बात करती। कुछ मैं, ज़रूरी नहीं मैं एक कोटे पे बराबर रेगुलर जाती रहूँ, तो मैं कुछ दिन बाद गई, 3-4 महीने बाद शायद मैं गई, तो मुझे वो लड़की बार बार लगे कि वो भी मुझे देख रही है, मैं भी उसको देख रही हूँ, लेकिन मुझे पहचान नहीं आ रही। ये तो लग रहा है कि पहचाना सा चेहरा है। फिर मैंने कहा ये कौन है, तो उसने कहा दीदी पहचान नहीं रही हो। उसने नाम लिया कि ये वो है। अरे मैंने कहा इसको क्या हो गया, और ना बड़ी हो गई। ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। अच्छा, बड़ा करने के लिए। टॉक्सिन तो समझते हो ना? जी मैम, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो उसको बड़ा होने के। और चूंकि हम बेसिकली देहात से हैं, हमें तो इतना पता है कि ऑक्सीटॉक्सिन तब लगाया जाता है कि भैंस दूध ना दे, गाय दूध ना दे, चलो एक इंजेक्शन लगा दो, राइट। तो दूध दे देगी। मतलब उनके बॉडी पार्ट्स और बड़े दिखाने बड़े के दिखाने लिए वो के लिए, इंजेक्शन लगाते बड़े हैं। दिखाने के लिए इंजेक्शन लगाना, क्योंकि छोटी बच्ची का, क्योंकि वो तो देह का व्यापार है ना, वो कोई शक्ल का नहीं है, सूरत का नहीं है, वो देह का है। लोग कहते हैं कि अच्छी सूरत है तो उसमें चले, वहाँ सूरत के कोई मायने नहीं है। वहाँ अगर हम लोगों की खिड़कियाँ हैं, दरवाजे तो हैं ओपनली, लेकिन हम खिड़की देखते हैं तो हमारी गर्दन दिखती है ना। उनकी खिड़कियाँ इतने नीचे होती हैं कि यहाँ तक दिखे। हाँ। जब वो खड़ी हों तो ये दिखे इतना, और उनमें कोई जाली या शीशा या कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनको झांकना है, वो उस पर लटकना है ताकि ये देख सके, है ना। फेस से मतलब नहीं है वहाँ, मतलब है कि आप अपनी जिस्म की नुमाइश कैसे करें, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैम हर खिड़की आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कब हुआ था वहाँ जाने का, किस वजह से आप वहाँ पहुँचे फिर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले तो मैंने वो लड़की देखी। हाँ। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी और मुझे आवाज़ हुई थोड़ी खटखट की, जैसे कोई लाठी मारता हुआ उतर रहा हो। मैंने जीने की तरफ देखा तो एक लड़की आ रही थी बैसाखी लिए हुए, और सडन मेरी आंख उससे मिली तो वो घबरा के वापस मुड़ी बड़ी तेज़ी से। मुझे लगा भी कि वो गिर ना जाए, क्योंकि एक पैर उसका जन्म से ख़राब था, पोलियो था उसको। और फिर वो आई नहीं, मैं तो चढ़ नहीं सकती थी क्योंकि सख्त हिदायत थी। हिदायतें घर से ही नहीं थी, दुकान वाले लोग, किसकी बेटी हो, ऊपर क्यों देख रही हो। अच्छा, हाँ, उस एरिया में जो दुकानदार होते थे। चूँकि कस्बाई मानसिकता का शहर है और नज़दीक में ही मेरा घर था, तो मेरे फादर को भी सभी जो जानते थे, ब्रदर्स को भी जानते थे, तो ऐसे ऊपर नहीं देखते। अब ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं उसके पीछे। मैंने 3-4 दिन उस लड़की का इंतज़ार किया, वो मेरे साथ पढ़ती थी। मैंने इंतज़ार किया कि वो आएगी। फिर मुझे एक दिन वो दिखी, कई दिन बाद, तो मैं उसके पास जाने लगी, वो मुझसे फिर छूट के लग गई। फिर मैंने उसे बहुत रोका, मैंने कहा तू मुझे बात तो कर, तू वहाँ क्यों थी। मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो ख़राब औरतें हैं वहाँ पे। अच्छा, वो आपके स्कूल में थी और एक दिन आपको वहाँ दिखी, हाँ। इसीलिए वो उन्होंने जैसे ही आपको देखा वो हाँ, वापस चली वापस चली गई। तो मैंने कहा तू मुझे बता, तो उसने कहा, और मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, कोई बहुत उम्र नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि, तो उसने कहा कि देख बात सुन, ख़राब औरतें हैं पर मेरी माँ है ना, माँ मुझे वहीं रहना है। और
मेरा दो बात हैं कि एक तो ये कि अच्छी बात ये है कि मुझे पोलियो है पैदाइशी, मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, तो इसलिए मेरी इस बाज़ार में कोई कीमत नहीं है। और इसीलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला, वरना वहाँ कौन पढ़ता है। इसलिए मैं स्कूल, मैंने जिद की तो मुझे स्कूल भेज दिया गया। बस अब तो ये किसी से नहीं कहना, मैंने कभी नहीं कहा, बात ख़त्म हो गई। फिर भी मन में ये कुलबुलाहट हमेशा रही, कैसे काश मैं एक बार अम्मा को कहूँ कि इसे हम अपने घर रख लें। जितना छोटा बाल मन सोच सकता था, लेकिन वो हिम्मत कभी नहीं हुई। फिर बहुत अर्ली एज में शादी हो गई, बच्चे हो गए। चूँकि एक जॉइंट फैमिली थी तो मन में घुटन तो थी, पर क्योंकि वही बाज़ार हर वक्त साथ है, हो सकता है मैं ये सोचती हूँ कि डेस्टिनी तो वहाँ ले ही गई, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं उस शहर में ना रही होती, उसी शहर में शादी ना हुई होती, हो सकता है उस जगह को भूल जाती। लेकिन नहीं, मुझे कुछ और ना था, वहीं शादी हुई और फिर वहीं से ही निकलना था। बाज़ार भी मेन वही था, तो सामान लाना है तो वही लाना है, वहीं से ही जाना है, कपड़े का हो चाहे और दूसरी चीज़ें हो, सब थोक का वही बाज़ार। अब उसके बाद में होता है कि मेरा बेटा छोटा सा था, 1-1.5 महीने का, तो हमारे पड़ोस में कोई रहने आए, पति पत्नी थे दोनों। जहाँ तक मैं सोचती हूँ पति पत्नी थे, पर वो थे नहीं। तो वो मेरे बच्चे को खिलाती थी हमेशा। फिर हाँ, एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरी कहीं जॉब लगवा दो। तो मैंने अम्मा मतलब मेरी सास को कहा, तो उन्होंने कहा ये बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं, पास में ही एक नमकीन बनाने का कारखाना है, उसमें उनका खाना वाना बना देगी। बाबूजी पूछते रहते हैं हमेशा कोई खाना बनाए, तो वहाँ पे लगा दिया उसको। उसकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो गया, खाना वहीं खाती थी, लेकिन आ जाती थी। मैंने कहा तेरा पति नहीं कमाता? तो फिर उसने एक दिन बताया कि ये मेरा पति नहीं है। वो लगभग होंगी उस समय 35 के करीब की, 35-36 साल की महिला थी, और मैं मुश्किल 18 साल की हुई थी मैं, मेरा बेटा हो गया था। तो उसको खिलाती थी। फिर मेरी सास को पता लगा इसको बच्चे नहीं है। अब पुरानी महिला, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बच्चा मत दे इसको, बच्चा मत दे। फिर मैंने कहा अम्मा ऐसा मत कहो, सारी बात ठीक है, पर ये इसको खिलाती है। वो इसको गोविंदा बुलाती थी बेटे को, इसको खिलाना दो। खिलाती रही। फिर उसने मुझे जब अपनी कहानी बताई तो बहुत मार्मिक थी कि भाई वो एक पुलिस वाले की बेटी थी, रंजिश में उसको उठाया गया, 4-5 साल की थी, और उसके बाद गोरखपुर बेच दिया गया, वही धंधे में लगा दिया गया। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जब वो धंधे में थी, उस समय कोई आदमी आया जिसको वो तो पहचान गई। अब चूँकि छोटी थी, वो नहीं पहचान पाया। हाँ, क्योंकि वो बड़ी हो हाँ, गई। बड़ी हो गई। तो जब वो उसको, कि वो बहुत खूबसूरत औरत थी वो, तो तब वो अंदर आया, तब उसने उसे चाचा जी कह के बुलाया और ये कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे निकाल दो। ये मैम उन्हें कहाँ पे मिले थे? गोरखपुर। अच्छा। और वो गवर्नमेंट जॉब में थे। देखिए दुर्भाग्य, देखिए, और दुर्भाग्य भी नहीं, मैं ऐसे कहूँगी कुत्सित मानसिकता, पाशविक, कि चाचा जी तो ठीक है, उनकी बेटी हो ये भी ठीक है, मगर जिस धर्म के लिए पैसा दिए है वो तो मेरा परम धर्म है। फिर भी वो उनके साथ रिश्ता बनाए और हर दिन आते रहे। चाचा अपनी चाचा। भतीजी के साथ? हाँ, मतलब वो तो उसको चाचा ही बुला रही ना, गाँव नाते में तो हाँ। हम तो ये मान के चलते हैं कि चाचा ही हैं। अच्छा, वो उसके कोठे पे आते थे आते गोरखपुर थे। में, हाँ। जहाँ पे उन्होंने उसे पहचान लिया था। हाँ। और उन्होंने कहा आप मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से हाँ, निकाल निकाल दो। दो। लेकिन उन्होंने वो बात इग्नोर करके हाँ, वो अपना जो काम पर करने टाइम आते देख के थे। निकालूंगा, टाइम देख के निकालूंगा, लेकिन वो उस काम पे बराबर है। ओह माय गॉड। फिर एक दिन उन्होंने से बोला कि भाई तुम अब देखो, बाहर रह के भी बहुत सी चीज़ें, मैं तो शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ले रहा हूँ अपना, तो मैं तुम्हें वहीं रख लूँगा जहाँ भी लूँगा, और तुम ये करना कि सामान वामान ले लो, पैसा वैसा ले लो कुछ, और ताकि बाहर चाहिएगा। तो उसने अपना तो अपना, दूसरों का भी जेवर लिया, पैसा लिया, सब इकट्ठा किया, और रात के अंधेरे में उनके साथ निकल आई। वो यहाँ मेरठ ले आए, यहाँ उन्होंने पोस्टिंग ले ली थी और मेरठ उन्होंने रखा। तो वो आपके पड़ोसी वो? नहीं, तब तक नहीं थे वो हमारे पड़ोसी। अच्छा। पहले कहीं और रखा। हाँ। और वो धीरे धीरे उससे सब पैसा और जेवर सब ले गए। मात्र एक पंखा रह गया था उसके पास, जो उन्होंने खरीद के दिया था गर्मी के लिए। तो और वो एक दिन यहाँ से गए तो फिर आए नहीं, कहीं और ले लिया होगा ट्रांसफ़र। अब वो अकेली थी, तो कोई पड़ोस का लड़का, अकेली सोच के, ये सोच के नहीं कि ये कोई सेक्स वर्कर रही है या कुछ है, तो और सुंदर इतनी थी, बहुत ही खूबसूरत सी महिला थी वो। तो उसने कहा कि चलो, वो तो तुम्हें छोड़ के, उनके तो शादीशुदा थे, और सब बता दी उसने अपनी बात, चलो मैं तुमसे शादी करूँगा, पर इस गली में नहीं रहूँगा क्योंकि इसमें मेरे माँ बाप रहते हैं, हम और जगह ले लेते हैं मकान। तो उसने हमारी गली में मकान ले लिया। वो भी ये सोच के किया कि शायद ये पैसा देगी। और मैं बीच में रोक के एक बात कहती हूँ कि अभी कुछ पॉडकास्ट देख के, वो काफ़ी उम्र दराज हो रहे होंगे और शायद बीमार भी हैं, तो उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया, और वो चूँकि मुझे भाभी बुलाते थे, तो उन्होंने कहा भाभी भैया आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। मैंने बात नहीं की अभी तक भी, मेरा मन ही नहीं है अंदर से कि जिस आदमी की वजह से एक नर्क किसी ने भोगा, मैं उससे बात नहीं करूँगी।
सही बात है। तो वो आदमी ले आया, वो भी जो भी कुछ बचा कुचा था या वो कमा रही थी वो खा रहा था। फिर जब उसने मुझे अपनी आप बीती सब बता दी तो मैंने एक दिन थोड़ा जिद की घर में कि चलो इसका घर ढूंढवाते हैं, बनारस की थी, इसका घर ढूंढवाते हैं। मान गए, घर की बड़ी बहू थी, थोड़ी लाडली थी, चलो मान गए सब लोग, चले गए हम, उसे भी लेके गए, वो भी बड़ी खुश थी। मगर वहाँ जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूलती। वो आए, गांव के बाहर आए, हमने किसी से उनको खबर भिजवाई, परिवार वाले लड़की के? माँ बाप आए उसके, और 2 भाई थे उसके बाद जो पैदा हुए, और बिल्कुल हूबहू बहन जैसे लग रहे, ऐसे ही कि जैसे बहन की ट्रू कॉपी खड़े हो। वो तो नहीं जानते थे, बाद में हुए, ये तो अकेली बेटी थी उस समय। तो बहुत रोए धोए, ये सब चीज़ें हुई और मुंह फेर के चल दिए क्या? कि रख तो नहीं सकते हम। हमने कहा आप समझने की कोशिश करो, आप कहो ना हमारे घर में रह रही थी, मेरे सास ससुर कहेंगे, मेरे परिवार वाले कहेंगे। बोले नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, ये कह के वो चले गए। समाज के लिए उन्होंने अपनी ना। बेटी को जिस दलदल में थी, उस- जो हाँ, कुछ भुगता, छोड़ उस पे दिया। छोड़ दिया। छोड़ दिया। हम लोग वापस आ गए। अभी तो मेरे घर में भी बवाल था पूरा, क्योंकि जब तक हम वापस आए तो सारी चीज़ें खुल गई थी। तो हम लोग छत पे, गर्मी के दिन थे, छत पे बैठ के पूरा डिस्कशन चल रहा था। सब चिल्ला रहे नहीं नहीं कैसे रखेंगे हम, कोई समाज में जीने नहीं देगा, हमारे बच्चों को शायद, हमारे बच्चे मतलब मेरे देवर सभी उस समय यंग थे, शादी होने लायक हो रहे थे, कि कैसे कोई शादी करेगा, और नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने का। वो सुन रही थी सब, और वो किसी वक्त में निकल गई। चली गई वो वहाँ से। वो चली गई वहाँ से, और मुझे, मैं सच कहूँ तो मुझे उस वक्त कोई गिल्ट भी नहीं हुआ। चली गई, कहीं और रह रही होगी, इन्होंने नहीं रखा तो वो माँ बाप ने नहीं रखा, तो मैं भी कितना जिद करूँगी। मैं अपना बात सब खत्म हो गई, चली गई। 1 साल बाद एन भाई दूज के दिन वो आई, अच्छा, वापस। और बहुत सारे फल, मिठाई और अच्छे से कपड़ों में, और उसके साथ एक काला सा आदमी था। मैं उसे देख के हतप्रभ सी हुई। तो मैंने कहा तू कहाँ चली गई थी? तो उसने कहा देखो, मैं इतनी छोटी थी, उसकी आधी उम्र की थी, पर वो दीदी बुलाती थी। उसने कहा दीदी देखो, आपके समाज ने तो रखा नहीं मुझे, मेरे माँ बाप ने ही नहीं रखा, लेकिन जहाँ से आई थी मैं वहाँ चली गई। अच्छा, वापस वो कोठे पे चली गई? हाँ। तो मैंने कहा फिर नहीं, मैं, उनका मुझे एक बार गोविंदा को दिखा दो, मैं उसको आपके ब्याह दूज बेटे को? करूँगी। मैंने नहीं दिया, चाहे मैं डर गई परिवार से, या मुझे अच्छा नहीं लगा कि उस जगह चली गई, क्या हुआ मैं आज तक नहीं समझ पाई। बस मैंने कहा उठाओ ये सब सामान, मैं ये नहीं दूँगी। उसके जो भी था, वो शायद उसका कोई नौकर वोकर था, मैंने सब उठाया और वो चली गई मुझे देखते हुए। नीचे जाके, मैं ऊपर थी, नीचे जाके उसने एक बार मुड़ के देखा, मैंने पता नहीं देखा ही नहीं उसे, चली गई वो तो चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे जो गिल्ट हुआ ना जाने के बाद, कि मैं क्या कर सकती थी उसके लिए, या ये तो सुकून था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, मैं क्या करूँगी। आपने कोशिश की एक बार? मैं जो भी कर सकती थी वो करी, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर धीरे धीरे समय बीता, वो मेरे फांस की तरह गड़ी रही मेरे मन में, सच कहूँ तो। मैम तब आपकी एज क्या रही होगी लगभग? 18-19 साल की अच्छा, वही। गड़ी रही। और फिर इस बीच शादियों में लग गई, देवरों की शादियाँ की, नंद की शादी की, फिर सास ससुर गुजर गए, मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, 3 बच्चे हुए थे। मैंने एक दिन इनसे कहा कि मुझे एक बार उसको ढूंढना है बस, और कुछ नहीं। अगर लोग ये सोचेंगे मैंने वहाँ काम करने के उद्देश्य से, कि मैं बिल्कुल नहीं गई, कोई मंशा मेरी नहीं थी। मैंने कहा मुझे एक बार उसे ढूंढना है बस। तो ढूंढ लो, उन्होंने मजाक मजाक में मुझे कहते ढूंढ लो, और तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारेंगी वो औरतें कि तुम्हारा इलाज कर देंगी। आपके हस्बैंड ने बोला? हाँ, जाओ। तो मैं, हिम्मत अकेले नहीं हुई, मेरी उनके एक फ्रेंड की बीवी थी, मैंने उसे कहा मेरे साथ चलेगी? मैंने कहा चल, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगी। हम वहाँ गए। मैं पहला एक्सपीरियंस बता रही हूँ आज पहली बार आपको, आपके पॉडकास्ट पे, कि जैसे ही बाज़ार में मैं पहुँची और हम एक सीढ़ियाँ चढ़ने को हुए, तो एक रिक्शे वाला दिखा मुझे, और वो रिक्शे वाला अक्सर हमारी गली में भी आता था, मतलब छोड़ने कभी किसी को। मैं उससे भी डर गई उस समय, ये घर जाके बताएगा। तो हम रुक गए, मैंने कहा ऐसी चलती रहे, ऊपर नहीं जाएंगे हम चलते रहे थोड़ी देर। फिर एक जगह गए, और वहाँ जो हमारे साथ होना था वो हुआ, जाओ जाओ यहाँ से, और क्या यहाँ चली आती हैं कौन? मैंने कहा मैं तो ऐसी ही आई हूँ। तो ऐसी क्यों आई हो? तुम भले घर की हो, अपने घर जाओ। तो कोठे वाली जो वहाँ पे थी, उन्होंने ही आपको बोल दिया जाओ आप जाओ यहाँ से। हम चले आए। उसने मुझसे कहा, इनकी जो भाई की दोस्त की बीवी थी, मैं तो आने की नहीं तेरे साथ, तू ये क्या फजीते में टांग दे रही है, मैं नहीं आऊँगी तेरे साथ, यहाँ नहीं मैं जाना।
ना, और तू भी नहीं आनी है बिल्कुल भी नहीं, तो मैं भैया को बताऊँगी बात। अब मैंने कहा भैया से ही पूछ के आई मैं तो, और चल। लेकिन मेरा मन नहीं माना। वो गिल्ट जो थी ना, जो फांस की तरह वो गड़ी हुई थी मेरे में। मैं हर दिन गई फिर। अच्छा, आप डेली गए? फिर मैं हर दिन गई। अकेले गए मैम फिर आप? हाँ, अकेले मैंने जाना शुरू कर दिया। ये 93 और 94 के बीच की बात। और मैं जाती रही और हर दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद होता रहा। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि ये तो आती ही रहेगी। मैंने कहना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाऊँगा, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ये पढ़ते नहीं तुम्हारे बच्चे, सारा दिन चाय लाते हैं नीचे से, और लड़कियाँ थोड़ी सी उम्र में लगा देती हूँ। अरे पढ़ लिख के भी यही काम करेंगी तो लगी रहने दो, मैं पढ़ाऊँगी। तो बोले ठीक है, एक शर्त है, जिसका बच्चा जिस कमरे पे है वहीं पढ़ाओगी। ये नहीं तुम कहने लगोगी चलो जी वहाँ बुला लो, आज सर कोई नहीं आएगा, यहीं करो। मैंने कहा चलो ऐसे भी सही। लेकिन पढ़ाना तो मकसद ही नहीं था। मकसद तो ये था कि वो मुझे कहीं दिखे। और ऐसे 1.5-2 साल बीत गए। 1.5-2 साल? हाँ, मैं पढ़ाती रही बेमन से। मेरा पढ़ाने में कभी इंटरेस्ट नहीं। मैं बेसिकली एक टीचिंग लाइन हुई नहीं। तो मैंने फिर मेरे एक मम्मियाँ ससुर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे वहाँ जाती रहेगी तो कोई हादसा भी हो सकता है, ऐसा कर एक संस्था बना। मैं तो संस्था भी नहीं जानती क्या। और उस ज़माने में किसकी संस्थाएं होती? संस्था होती थी स्कूल, बस यहाँ तक, ट्रस्ट है। तो उन्होंने कहा मैं रजिस्टर कराता हूँ तेरी। उन्होंने मुझे रजिस्टर करा के दी और कहा कि तू अब थोड़ा सा मजबूती से काम कर, जहाँ जाए अपने कार्ड छपवा, बता के भी मैं इस संस्था से हूँ, आप लोगों के लिए करना चाह रही हूँ। लेकिन देखिए मैं अगर सोचूं तरुण तो कैसा अजीब था। मैंने उन्होंने कहा पैड छपवा ले, क्योंकि कुछ पत्र भी दे सरकारी तौर पे। मैंने पैड छपवाया संकल्प के नाम का, और वो पैड मेरे पास आज तक सुरक्षित रखा है। मैंने उसमें एक बीच में लाइन लिखी कि बाल वेश्यावृत्ति और बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्यरत, ऐसी। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या लिखा है? मैंने कहा पता नहीं, ऐसे मन हुआ तो मैंने ये लिख दिया। अरे इनको जब कहीं दिया करे तो चिप्पी लगा दे कर इस पर। अच्छा। लेकिन मैंने कभी चिप्पी नहीं लगाई, दिया भी नहीं। उसके बाद 96 में जब मुझे वो नहीं मिली, मैंने उसको ढूंढना छोड़ा। मुझे लग रहा था यहाँ तो हर कोई में मुझे उसका चेहरा दिख रहा है, तो मैं किसी एक को भी बचाऊंगी तो शायद उसके प्रति मेरा अपराध बोध कम हो जाएगा। 96 में मैंने पहली लड़की निकाली। मैम सॉरी बीच में टोकने के लिए, बट जब आप वहाँ पे जाना आपने शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तब आपको वो माहौल में जाना थोड़ा अजीब लगता होगा? मैंने सब भुला रखा था। मैं केवल हर लड़की को देखना चाहती थी कि कहीं कोई छिप तो नहीं रही। मैं उन्हें पढ़ा कहाँ रही थी। हाँ, मेरा बस मन ये था कि मैं इधर देखूं, उधर देखूं। क्योंकि अकेले जाना ये भी अकेले एक बहुत जाना। बड़ी, एक औरत होके हाँ, ऐसी जगह पे ये जाना औरत भी बहुत नहीं थी तब हिम्मत। तो। हाँ मैम, लड़की लड़की थी। 19-20 साल के। फिर 1996। हाँ, मुझे पहली बार उस एक लड़की ने कहा कि आप इनके बच्चों को ही पढ़ाओगी, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, उन्होंने बोला? हाँ, थोड़ी उम्र दराज सी थी वो, 32-35 साल की होगी। मैंने कहा कर सकती हूँ, बताओ, मुझे निकाल दो, लेकिन शर्त एक है, मेरी बेटी इनके पास है। पहले मेरी बेटी और फिर मैंने कहा बेटी कहाँ है? बोली अजमेर। और मैंने कहा अजमेर से कैसे लाऊंगी मैं? कोई मुझे ज्ञान नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी किसी भी बात की। तो मैंने कहा ये आप सोचो। मुझे 6 महीने लग गए सोचने में, लोगों से बात करने में। कोई तैयार नहीं। मुझे मेरे साथी डांटे, पागल हो क्या, अरे जान से मार देंगी। मैंने कहा इतना टेरर। फिर मैंने अल्टीमेटली अपने यहाँ के जो जिलाधिकारी थे उनसे बात की। मैंने कहा सर एक बच्ची निकलना चाहती है। बोले मैडम ये बड़ा टिपिकल काम है, पर आप एक अच्छे इशू में आई हैं, मैं आपसे पीछे नहीं हटूँगा, आप मेरे लायक बता दीजिए। मैंने कहा सर कस्टमर मैं भेजूँगी। अब वो लड़की बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे 10-15 साल हो गए वहाँ पे, फिर भी उसने बाहर निकलने की आस नहीं छोड़ी है। तो मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ। मैम आपको पुलिस का या किसी का सपोर्ट था? नहीं, उस समय तक कहाँ सपोर्ट। तो वो बच्ची लानी थी अजमेर से। मेन बात ये थी कि रात को हमने अपना एक वॉलंटियर भेजा, 1000 रुपये में बाहर आई वो, और सुबह 6 बजे लास्ट लाइन है कि आप इस समय तक आएंगे तो आएंगे, नहीं तो फिर हम मुकदमा लिखाएंगे जो कस्टमर लेके गया। अच्छा, मतलब आपने जो वॉलंटियर भेजा उसे कस्टमर बना के भेजा? हाँ? कस्टमर बना के 1000 रुपये उन्होंने पे किया और वो उन्हें लेके बाहर आ गए। सारी रात हम लोग वहाँ ऑफिस में बैठे रहे, और डीएम साहब ने भेजा, बाई रोड भेजा किसी को, और वहाँ फ़ोन से भी वहाँ के जिलाधिकारी को भी सूचना दी कि बच्ची को तुरंत कवर अप करो, और कोई मैं भेज रहा हूँ उसको लेके आओ। 6 बजे बवाल होना शुरू हुआ। वहाँ से फ़ोन खड़कने शुरू हुए कि भाई वो हो गया,
और वो मुकदमा लिखाने जा रही हैं कि मेरी लड़की गायब कर दी और आपके खिलाफ भी। मैंने डीएम साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा मैडम नहीं, वो आप निश्चिंत रहिए, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मगर बच्ची और वो लड़की भी बिल्कुल बिखर गई। बोले नहीं, मैं घर जाऊँगी, मैं वहीं जाऊँगी, मेरी वो बच्ची डर नहीं गई आई। बहुत हाँ, ज़्यादा। नहीं मेरी बच्ची को मार देंगे तो धंधे में डाल देंगी और 2 साल बाद डाल देंगी, उसकी वजह से तो निकल रही हूँ, उसकी वजह से तो इतना समय तक यहाँ काटा है, नहीं मैं नहीं करूँगी। उस समय उसकी लड़की 8 साल की थी। बस 8 साल की। तो बस वो जैसी भागने वगने तो इतने में शोर सा मचा कि आ गया, वो आ गया जो आदमी गया था, बच्ची को लेके आया। और वो पल मैं कभी नहीं भूली, इन 30 सालों में भी नहीं भूली कि उसने कैसे गले लगी, वो उसके कैसे वो फैल के नीचे डाल लिया उन्होंने बच्ची को अपने ऊपर और रोती रही। उसने ना हमें देख रही है ना कुछ देख रही है और हम सब रोए, ऐसा भी नहीं कोई। मुझे पहली बार लगा कि मैंने जो अपराध किया, थोड़ा सा मुझे चैन आया कि एक बच्ची को मैं निकाल सकी, उसकी माँ को उससे मिला सकी, उस बच्ची को भी। और फिर तो प्रशासन के सुपुर्द थी, कोई चिंता ही नहीं थी। उस बच्ची की दूसरी शादी कर दी है। मैम 8 साल की लड़की को भी वो सेक्स वर्कर बना के काम करा रहे हैं उससे। और 2 साल बाद करते जब ये नहीं जाती तो, और 2 साल बाद कराते हैं। तो वो पहला था। लेकिन मुझे फिर अगले दिन से एक बेचैनी और ज़्यादा हुई कि यहाँ तो हज़ारों लड़कियाँ, मैं इस एक को निकाल के जिसने खुद से कह दिया और मैं खुश हो गई। अभी तो वही नहीं है, मैं और किसी को तो निकाल सकती हूँ। और इतनी लड़कियाँ निकाली, सुकून तो आज भी नहीं, क्योंकि उसे नहीं निकाल पाई। मुझे ये भी पता लग जाए वो दुनिया में नहीं है तो शायद सुकून आ जाए, पर उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ है। कभी नहीं लगा, कभी भी। और इसीलिए मैं उस आदमी से बात नहीं की। इसने मुझे फ़ोन भी किया, उसके भाई ने, कि भैया एक बार बात करने कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, रात के अंधेरे में छोड़ के चला गया, वो नहीं। तो ये मेरी पहली शुरुआत थी और ऐसे चली गई, वहाँ तक पैर चले गए। और धन्यवाद है भगवान का बहुत बड़ा कि कभी मुझ पे चारित्रिक आँच नहीं आई, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये, बल्कि जिस दिन मैं बाज़ार में दिखती तो नीचे बाज़ार वाले भी सचेत होते, जबकि उनका तो सबका भैया वो धंधा है, उन्हीं के तो किराएदार हैं वो। तो लेकिन फिर भी रहते हैं कि नहीं नहीं वो आई हुई है और उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, ध्यान रखना, बस। तो इतना रहा, चलती रही सफ़र ऐसे ही। वो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जितने निकाल सकी। मैम जो वहाँ पे सेक्स वर्कर्स होती हैं, इनके बच्चे भी हो ही जाते हैं, जैसा अभी आपने केस बताया था, तो इनके बच्चों का क्या होता है, लड़कों का क्या होता है और लड़कियों का क्या होता है? देखो, अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये कोई मेरी उपलब्धि है तो वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन बदलाव मैं ज़रूर कहती हूँ कि ऐसे ही 30 साल यूं ही नहीं गुजरे। इनमें ये परिवर्तन आया। एक समय था जब मैं वहाँ जाना भी शुरू की तो बच्चा तो केवल चाय लाता था, और या ग्राहक आ गया तो तेरा ग्राहक आ गया, माँ को भी कह रहा है औरों को भी कह रहा है, क्योंकि उसे तो माँ से है ना, मतलब वो तो अपनी माँ के लिए लेके आएगा ना ग्राहक, दूसरे को क्यों देगा। कंपटीशन है वो तो एक। और लड़की है तो 14-15 साल की होगी तो धंधा देगी, वो तो लड़की प्रेफर करते हैं। उसके बाद बदलाव ये आया कि इन्हें ये लगने लगा था हमसे कि ये कुछ ऐसा कर देंगी कि जो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा, हम लोग प्रिकॉशन पे भी जोर दे रहे थे, लगातार कंडोम्स भी बांट रहे थे, लगातार सबके साथ बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन एक काम मैं ये भी कर रही थी कि उनको सार्वजनिक एक प्लेटफॉर्म भी दे रही थी। मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम है तो मैंने मंच दिया, किसी को बुलाया, जो भी वरिष्ठ बड़ी हुई, उम्रदराज महिला हुई, उनको मैंने मंच पे बिठाया। किसी को एतराज़ हो तो हो, यहाँ तक कि मतलब महिला आयोग की सदस्य आई थी, मैंने तब भी उसको मंच पे बिठाया। तो मैम आपने कोशिश करी कि उनको ना सिर्फ वहाँ से निकाले, हाँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट देने की भी रेस्पेक्ट कोशिश देने करी। की। और एक कितना बड़ा उनका फिर आयोजन किया मैंने, जिसमें उनकी कला को मैं बाहर लाई। और वो इतना ऐसा था कि लोगों ने मुझे 1 महीने तक, हमने पहले रिहर्सल की कि थोड़ा अश्लील ना हो पाए कहीं भी, तो उस रिहर्सल में लोगों ने मुझे इतना वो किया कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये आएंगी नहीं एक भी, ये एक नहीं आएंगी। उस बाज़ार के आदमियों ने कहा मुझे, ये एक नहीं, कोई बात नहीं आएंगी तो मैं फ़ेल हो जाऊंगी ना, मैं इन्हें मंच जरूर दूंगी एक बार। और मुझे खुद भी लगने लगा, अंतिम समय पे मुझे लगने लगा कि एक नहीं आएगी, और लोग ऐसे हो गया, हॉल खचाखच भर गया, दरवाजे खोलने पड़े, बाहर तक लोग इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि वो औरतें आ रही हैं, है ना, ये देखने के लिए। लेकिन वो आई
और वो जो 1 घंटे का कार्यक्रम था वो 6 घंटे चला, आपको इमेजिन नहीं करेंगे आप। 6 घंटे चला और वो एक कॉलेज में किया गया था। हालांकि बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ मुझे कॉलेज में नहीं करना चाहिए था, कहीं और में जगह, लेकिन वो और इतनी बड़ी जगह मुझे नहीं मिल रही थी। और वो जो उनकी सब चीज़ें निकल के आई, उसको अखबार भरे पड़े थे अगले दिन। पूरी रात में डर से मेरा ये कांपता रहा कि क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो मैम ऐसे उनको आना अलाउ होता था? नहीं, आने को उन्हें कौन मना कर रहा है जब उनकी मालकिन साथ में है? अच्छा। कौन मना कर रहा है? और इतना विश्वास तो तब तक बना लिया था। और ये कोई बहुत बहुत समय मुझे नहीं हुआ था तब तक। ये मैंने जो कार्यक्रम किया है ये 98 में किया, अच्छा। तो 4 साल मुझे केवल जाते हुए हुए थे। तो इतना मैंने उन पर विश्वास ज़रूर बनाया कि इतना करूं। और इतना फिर उनको मंच भी देना शुरू किया, और उसमें बिठाया। वो संकोच भी करती नहीं, मैंने कहा मत करो संकोच, बोलना सीखो, अपने बारे में कहना सीखो। तो वो सब उनको किया। और एक ये हुआ फिर परिवर्तन कि हमने सबको कह दिया कि अगर कोई आपके पास आता है और वो कंडोम के लिए मना करता है तो मना कर दीजिए। बस। ओके। हाँ, आपकी देह, आपकी चॉइस, आप बिना कंडोम के किसी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन वो औरतें भी कम बदमाश नहीं हैं जो मालकिन हैं। वो उनको पहली बार तो कंडोम का इस्तेमाल ही नहीं करने देती जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। उन्हें मना कर दिया जाता है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई ना, प्रिकॉशन तब तक नहीं जब तक कि बच्चा ना हो जाए। फिर वो बच्चा हो जाएगा, बच्चा छीन लिया जाएगा और माँ अल्टीमेटली माँ होती है। ना मैं हूँ, फिर आप हूँ, आम औरत हो। कंट्रोल आ जाता है फिर कंट्रोल उनके हाथ में और बच्चा उनसे छीन लिया जाता है। बच्चे को देखने के लिए एक बार में 200 रुपये देने पड़ते हैं 200 रुपए अपने बच्चे से मिलने के लिए? अपने बच्चे से मिलने के लिए। तो वो परिवर्तन ये आया कि लड़का हो या लड़की वो कवर अप हो गए, वो एक जगह चले गए, भले ही उन्हें 200 रुपये देना पड़ रहा है। और दूसरे बच्चे की उनकी मर्जी नहीं पैदा कर रहे अब हम। दूसरा उनको हरामी कहना ख़त्म हो गया। उन्हें पता है वो किसका बच्चा है ना। अगर वो दूसरा बच्चा करे, वो ये तो हो सकता है कि 2 बाप हो 2 बच्चों के, मगर वो कोई हरामी नहीं है। बच्चे पता है उनका बाप है। आदमी को गाली क्यों ना मिले, औरत को क्यों मिले। सही बात है। मैंने उनको यही कहा कि जब भी तुम्हें किसी से जरा भी लगा हो और तुम उसका बच्चा करना चाहते हो तो उस आदमी को पता होना चाहिए तेरा बच्चा है, बस। और अगर है बास्टर्ड तो तू है, ये नहीं। ये परिवर्तन कस्टमर मैम रेडी हो जाते थे बच्चा करने के लिए? देखो अब अभी तो ऐसा है चेंज। आप अश्लीलता के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हैं आपके पास, वहाँ कौन जाएगा? वहाँ कौन जाता है? ठेले वाला, रिक्शा वाला, मजदूर। इन्हें तो क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या ही फ़र्क पड़ेगा? बच्चा यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो इसलिए ये अब कोई ऐसा नहीं रहा। और बच्चों की एक भीड़ नहीं रही। मैं अगर पिछला देखती हूँ 94 से देखना शुरू करूँ तो मुझे लगता था कि छोटे छोटे बच्चों की भीड़ सी रहती थी, बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हो होंगी। जाती थी। लेकिन फिर वो नहीं हुआ इसके बाद। तो मैम उनकी मालकिन इस बात के लिए आराम से मान गई कि आपने जैसे कॉन्डोम्स बांटने शुरू किए, प्रोटेक्शन के लिए समझाया? देखो मुझे कई बार, वैसे तो मीडिया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत। अगर मीडिया नहीं होती तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती। मगर कुछ मामलों में लिख भी देते थे कि समाज सेवा या गुंडई। देखो भैया, गुंडई तो करनी पड़ी, कहीं ना कहीं तो करनी पड़ी। कि मैंने उनके साथ हाथापाई भी की जब वो लड़की नहीं निकालने दे रही थी, जब वो मुझे खींच रही थी, मेरे कपड़े फाड़ रही थी, तो मुझे उन्हें मारना पीटना भी पड़ा। और लड़की बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए भी मुझे उनकी मार भी खानी पड़ी। ये भी हुआ है सब? सब हुआ है, कितने सैकड़ों मुकदमे हुए। और एक्सीडेंट कराया कि मैं ज़िंदा हूँ, बस इतना हूँ। ये अभी आप देखोगे तो मेरे सब निशान भी, और शरीर लोहे का है, ओह माय बहुत गॉड। सारे ये मैम rods। एक्सीडेंट कब हुआ था आपका? 2010 में। 2010 में? ये किसी ने कराया था? हाँ, कराया उसने, लेकिन वो मान गया, उसने खुद ही आके एक्सेप्ट भी किया। उसे शायद गिल्ट हुआ होगा। हम जैसे अब कोटे की आप बात कर रहे हो, तो आजकल या पहले की बात अगर मैं कंपेयर करूं तो कस्टमर्स कितना पे करते हैं सेक्स वर्कर्स को, और एक दिन में किसी सेक्स वर्कर को कितनी बार किसी कस्टमर के साथ जाना पड़ता है, या ज़बरदस्ती करवाते हैं या? कितनी कस्टमर के साथ नहीं, उनकी मजबूरी आप समझिए। अच्छा। उन्हें 15 से 20 कस्टमर पर डे। पर डे 15-20? भाई साहब। तो कैसे? और वो कौन कस्टमर है? वेंडर्स हैं, पुताई वाले हैं, मजदूर हैं, कौन है वहाँ? वो हैं जिनको जो 500 रुपये कमा रहे हैं पर डे, तो 200 रुपये वहाँ दे रहे हैं। 200 या 250 रुपये का वहाँ है। अब आप सोचिए उन 200 रुपये में अगर वो 15 नहीं करेंगी, यानी 15 दूनी 30, 3,000 रुपये अगर नहीं होंगे उनके पास, जिसमें से पुलिस का हफ्ता जाना है,
दलाल का जाना है, मालकिन 2 होती हैं, एक वो जो ओनर है बिल्डिंग की, एक वो जो रेंट पे लेके चला रही है, यानी एक ब्रोथल ओनर है और एक ब्रोथल कीपर है, तो उसको भी देना है। और जो उनके प्रोफेशन की डिमांड है, मेकअप के लिए भी लेना है। मेकअप के लिए कोई आप समझते हैं कि वो कोई ब्रांड ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक डिब्बी में लेंगी, एक वैसलीन जैसी, और उसमें सिंदूर मिलाएंगी या कलर मिलाएंगी, वो लिपस्टिक हो गई उनकी। 1 रुपए की वो डिब्बी बेच जाता है। उनका हर दुकानदार वहीं आता है, चाहे उनको कपड़ा लेना हो, चाहे उनको साड़ी लेनी हो, चाहे उनको कुछ भी लेना हो, और मेकअप का वो भी उनको चाहिए। फिर अगर बच्चे से मिलना है तो 200 रुपये उसके लिए भी रखने, और फिर अपनी दोनों टाइम की रोटी या कभी एक आध चाय वाय भी, इसके लिए भी उनको पैसा करना है। तो अगर वो दिन भर में 3 से 4 हज़ार रुपये नहीं कमाएंगी तो कहाँ से देंगी? उस जगह का रेंट भी उनको देना है। अच्छा, रेंट भी देना पड़ता है? मतलब एक लड़की आज इस कोठे पे तो कल दूसरे पे जा सकती है, तो उसको 100 रुपया देना ही पड़ेगा आज का। ओके। हाँ, तो ये ऐसा सिस्टम है, एक इतना बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ पाना आसान नहीं है। मैं सच कहूँ तो मैं 30 साल में तोड़ नहीं पाई हूँ। कुछ चीज़ें तो बदल पाई हूँ कि वो हाईली एजुकेटेड हुए, उनके बच्चे अच्छी जॉब्स भी पाई, पढ़ लिख के कामयाब भी हुए, लेकिन दूसरी तरफ इस समाज में नरपिशाच छिपे हुए हैं जो अपनी बहन बेटियों को प्यार के नाम पे, काम के नाम पे धोखा दे के यहाँ लाते रहे। आज बाहर की लड़कियां हैं। एक समय था कि जहाँ नट, कंजर, बेड़िए, जिनका परंपरागत था, मात्र सत्तात्मक परिवार थे, राजस्थान के बेड़िए थे, जिनका मूल काम ये था कि औरतें कमाएं और मर्द बैठ के शराब पिएं, केवल यही काम था उनका। तो उन्हीं की वो मात्र सत्तात्मक परिवार थे, नानी भी वहीं, माँ भी वहीं, उनको बाप का पता नहीं होता था। लेकिन आज बाप का भी पता है, उनका नाम स्कूल्स में लिखा जाता है, तो वो थोड़ा इज्जत से वो बच्चे चले जाते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे फील करते हैं इस चीज़ को। ये तो उन्हें पता है कि हमारी माँ इस जगह जा रही है, पर मैं उनकी माँ को कभी भी उनकी नज़रों में गिरने नहीं दे रही हूँ, कभी भी। मैं हमेशा बार बार बताती हूँ कि अगर जैसे कोई बच्चा मेरे पैर छूता है, मैंने कहा अगर माँ के नहीं छुए ना, और मुझे पता लग गया माँ के पैर नहीं छुए, तो इतना मार लगाऊंगी वहीं आके। सिखाया मैंने भी, छुओ पैर कितना, और लड़कियों को स्ट्रिक्टली मना किया, कोई लड़की पैर नहीं छुएगी, हमारी यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती। जी मैम। तो बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन लाए। जैसे मेरे बच्चे का जन्मदिन हो तो मैं बुलाती हूँ सबको, आओ अब तुम मुझे बुलाओ, अब मजबूरी तुम्हारी ये है, अपने बच्चे का जन्मदिन करो और मुझे भी बुलाओ, मैं भी आऊँगी। तो भले ही मुझे ही बुलाएं, खाली मेरे से मैं ही केक लेके जाऊँ, मैं उनके बच्चे के लिए गिफ्ट लेके जाऊँ, लेकिन करूँगी मैं तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन। कुछ परंपराएँ डाली, वो सब चीज़ें करी। जैसे त्यौहार है, होली मनाई मैंने उनके साथ, चलो फाग गाते हैं, है ना, जो तुमको आता तुम्हारे एरिया में गाया जाता है वो तुम गाओ, जो मेरे में गाया जाता है वो मैं गाऊंगी, मेरे साथी गाएंगी। बहुत अच्छे से आयोजन हुए, मीडिया उनको अच्छे से कवर अप भी करता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं करता। मगर अच्छाई ये हुई कि उनकी बेटियां नहीं गई और हमारी आ गई, है ना। जो ये लड़की निकाली हैं, इनमें उनकी लड़कियां नहीं हैं, क्योंकि वो तो स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो इस पेशे को अपनाए, चाहे तो ना अपनाए। अच्छा। हाँ, वो तो स्वतंत्र है। ये तो वो हैं जिनको जबरन लाया गया। पहाड़ की लड़कियाँ, नेपाल की लड़कियाँ, आंध्रा की लड़कियाँ, और आपके ये क्या कहते हैं इसको, बिहार की लड़कियाँ, तो कहाँ रुकेंगे हम। और कहने को सोनागाछी है, कमाठीपुरा है, आपका जीबी रोड है, और मेरठ का बड़ी बाज़ार है, 4 आइडेंटिफाइड है। बनारस तो चलिए है ही, मगर कहाँ हर ढकी छुपी जगह है जहाँ ये हो रहा है। छोटी गलियाँ हैं, बसई आगरा के पास पूरा गांव है, पूरा गांव है, और वो गांव में पुलिस घुस नहीं सकती। बसई में आते हैं विदेशी भी घूमने आते हैं, उनके लिए हैं लड़कियां, हो जाएंगी। और आप उस गांव में घुस नहीं सकते तो बाहर की लड़की का पता कैसे करेंगे? ये कोई लड़की आई हुई है, और नेपालियों से बाज़ार भरे पड़े। मैम, जैसे लड़कियां जो पहले से आ गई वहाँ पे, कुछ लड़कियों को जैसे किडनैप करके ले आए या बहला फुसला के ले आए, तो कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से भी आती हैं क्या? मर्जी से नहीं कोई आता, कोई नहीं आता मर्जी से। 200 रुपये किसी सड़े हुए कस्टमर के लिए कौन आएगा वहाँ मर्जी से, बताइए आप। जिसके कपड़े धुले, जिसके कपड़ों से बास आ रही है, जिसको जो पेंट करके आया, जिसके नाखूनों में पेंट भरा पड़ा है और उसके बालों में पेंट भरा पड़ा है। और मैं ऐसी ऐसी घटनाएं अगर आपको बता दूं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे अपने आप पे।
मैं औरत होने पे शर्मिंदा हो जाती हूँ कभी कभी कि लड़की बैठी है लाइन से एक बेंच पे और आहट होती है जीने में, तो भाग जाएंगी, जीने पर खड़ी हो जाएंगी, खुद को डेमोन्स्ट्रेट करेंगी कि मैं कौन किसको ले गए। और अगर उस आदमी की तरफ देखो तो उसकी शायद शक्ल देखने को मन ना करे, शायद उसके हाथ का छुआ पानी पीने का मन ना करे, और वो अच्छे से सेंट से महकती, मेकअप किए हुए, चाहे वो सस्ता मेकअप है या कैसा भी, सुंदर सी लड़कियां, और वो अपने आप को वहाँ दिखा रही हैं कि मैं चलूँगी तेरे साथ, क्योंकि उनको पैसा पूरा करना है दिन भर का। तो मैम जैसे आपने बताया 15-20 कस्टमर के साथ करती हैं डेली वो, तो बीमार भी होती होंगी वो, और तब भी उनको ये सब कुछ करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता देखिए है। 2 बातें हैं कि पीरियड्स का टाइम हो, हम्म, कस्टमर ही ना चाहे तो बात अलग है, बाकी उनको ये अलाउ नहीं है कि वो इस समय किसी कस्टमर को एंटरटेन ना करें। और बीमारी की हालत ये है कि आपको अगर बुखार है तो क्या है, बुखार हो गया तो तुम्हें थोड़ी कुछ करना है अच्छा। ना, तो वो नहीं, वो तो वहाँ रिवाज ही नहीं, क्योंकि वो तो बंधुआ हैं, वो तो बंधुआ मजदूर हैं उनकी तो अपनी कोई मर्जी उनकी नहीं अपनी है, कोई सांस मर्जी लेना ही उनकी नहीं, बस वो मजबूरी सांस बन ले रही गया है। हैं, रोटी खा रही हैं। मैंने कहीं और भी शायद बताया कि रोटी वहाँ बनती तो है ही नहीं, खाना नहीं बनता, बाजार अच्छा, से वहाँ नहीं आता है। बनाते। अब बाजार से क्या खाना आता है, नीचे दाल चावल वाले हैं, चाय वाले हैं, ब्रेड मक्खन वाले हैं, लड़की खा रही है, दाल चावल हैं उसके हाथ में, वो खाई जा रही है बस। मैंने उसे कहा कि क्या कर रही है तू, ऐसे बिल्कुल बेभाव से, मैं खाना खा रही हूँ। और मैंने कहा कहाँ बैठी है, एक स्टूल पे बैठी थी वो, मैंने कहा कहाँ बैठी है ये, तो उसने यूँ देख के बस ऐसे कर लिया। और आप इमेजिन करेंगे क्या था वो जगह, वहाँ हर जगह एक चबूतरा बना रहता है ना। शायद आपने अगर गंगूबाई की बात की, देखा हो कि वो पर्दे के पीछे वो नहा रही थी चबूतरे से पे बैठ के। हाँ 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 तो हाँ। ऐसे चबूतरे सब जगह वहाँ पे बने रहते हैं, उसकी इतनी सी मुंडेर रहती है। और वहाँ कोई भी कस्टमर आएगा वहाँ थूकते हैं, कंडोम्स फेंकते हैं, गुटखा थूकेंगे, Oh वो my सब God. गंदगी वहाँ वहाँ कभी कभी पेशाब भी करते हैं, और वहाँ वो बैठ के लड़की रोटी खा रही है, निर्लिप्त है, उसे कुछ पता नहीं। इसका मतलब वो हर दुख से अब बेलौस हो चुकी है, उसे अब किसी दुख से, किसी दर्द से परहेज नहीं है। अब सोचिए कितना बीता होगा कि उसे वो गंदगी नहीं दिख रही, उसे उस गंदगी से कोई परहेज नहीं हो रहा, क्या झेल के वो वहाँ तक बैठी होगी। और मैं समझती हूँ उसकी मुश्किल से उम्र 18-19 साल की लड़की की थी। मैंने उसके हाथ से धीरे से प्लेट ली, प्लेट एक तरफ रखी, उसमें बहुत आराम से उठा, फिर भी वो ऐसे देख रही चौकन्नी से कि मालकिन उसके लिए सचेत है, बाकी चीज़ के लिए नहीं है। मैंने कहा उठ जा तू, परेशान मत हो। मैं उसे उठा के लाई, दूसरी तरफ उसका स्टूल उठा के रखा, बेटा यहाँ खा ले खाना, वहाँ मत खाना। तो लगता है लोगों को वो ख़राब औरतें हैं, इसलिए मुझे एतराज़ है कि वो ख़राब औरतें नहीं हैं, बन जाती हैं वो ख़राब। सोच के देखो कि आप एक घर के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को लगातार ये तो पढ़ेगा ही नहीं, ये किसी काम का नहीं है, ना पढ़ेगा नहीं तो कुछ और करेगा ना, अपनी रोजी रोटी के लिए तो करेगा, या उसके जो दिमाग में चल रहा होगा वो करने दो ना उसको। लेकिन हम नहीं करने, नहीं पढ़ो पढ़ो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो। वो बच्चा कभी कभी सुसाइड करता है, आजकल सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं ना। वो बदला ले रहा है आपसे, समाज से। और सेम वही बात है, वो 25 साल की उम्र तक इतना कुछ झेल जाती हैं, इतना कुछ झेल जाती हैं, उसके बाद उनके लिए कोई दर्द, कोई दुख, और आपका भी दुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो आपके दुख से क्यों अपना वास्ता रखें, जब आप उनके दुख से गाफिल हैं बिल्कुल, तो वो आपके साथ क्यों रखें, वो बिल्कुल नहीं रखती आपसे फिर। हाँ, और कभी आप थोड़ा सा प्यार देंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, तो कभी कभी होता है। जैसे मुझे एक घटना कभी भी याद आ जाती है, मैंने कभी जिक्र तो नहीं किया। एक बच्ची बड़ी प्यारी सी थी, बहुत सुंदर सी, और पता नहीं मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। मुझे थोड़ा सा रहता था कि क्यों बात नहीं करती। एक दिन वो बैठी थी, हम लोग थोड़ा सा मालकिन से बचा के कभी कभी कर लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा ये, क्या कहा मैम उसने? फिर मैंने उससे कहा कि मैं नहीं, तो उसने कहा ये। ओके। मैंने उसके गले पे निशान हो रहे थे, मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा कस्टमर ने। और मैंने कहा मना नहीं कर सकती, तो नहीं पैसा। तो मुझे लगा ये खुलेगी थोड़ा। एक दिन मुझे पता लगा कि उसके पैर में चोट लग गई है, प्लास्टर चढ़ रहा है। मैं गई तो वो बैठी थी ऐसी, और मैं जाके बेंच पे बैठ गई,
बहुत दोपहरी हो रही थी, तेज़ धूप हो रही थी, और मैंने थोड़ा डार्क कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी। तो उसने मुझे देखा, फिर कहा इतने गहरे रंग की साड़ी आप तो कभी पहनती नहीं। पहली बार बोली। हाँ, तो मैंने कहा बेटा वो मैं एक मेरे भतीजे का जन्मदिन था तो मैं इसलिए जनरली यहाँ नहीं पहन के आती हूँ, लेकिन पहन लेती हूँ। फिर मेरे पास आई, ऐसे खिसक के आई, पैर में प्लास्टर था, और ऐसे बैठ गई। बोले तलवे गर्म हो रहे हैं। मैंने कहा पैर के हाथ मत लगा बेटा, हमारे यहाँ बेटियाँ हाथ नहीं लगाती हैं। तो उसने बिना कुछ बोले मेरे घुटनों पे सिर रखा। मैंने उसके सिर पे थोड़ी सी देर हाथ फेरा, तो मुझे लगा कि वो रो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैं उसके सिर पे हाथ फेरती रही। थोड़ी देर बाद वो चुप हुई। लाओ मैं तेल लगा दूँ तुम्हारे पैरों में। मैंने कहा बेटा मैंने अभी तुझे बताया कि हमारे यहाँ बेटियाँ हाथ नहीं लगाती पैरों को। मैंने नहीं पूछा तू क्यों रो रही है, कुछ नहीं कहा मैंने। फिर उसने मुझे कहा कल आओगी। मैंने कहा तू तो बात नहीं करती। करूँगी। मैंने कहा ठीक है करेगी तो। मैं कल गई, मालकिन बैठी थी। फिर मैंने पूछा अरे ये लड़की कहाँ की है? अरे है ये तो मेरी बहन की लड़की है दीदी। अच्छा। अच्छा, मैंने कहा कौन सी वाली बहन की है तेरी? पर ये तो तेरे जैसी बोलती नहीं। हाँ यहाँ रह के सब ऐसी हो जाती हैं, सबको ऐसी बोली हो जाती है। अच्छा चलो। लेकिन मुझे उससे मौका मिला, फ़ोन दिया, मैंने नंबर दिया। मैं नंबर की पर्चियाँ हमेशा रखती हूँ पर्स में। दिया तो उसने मुझे बताया कि अल्मोड़ा की रहने वाली थी और एक पंडित फैमिली की लड़की थी। कोई ट्रक ड्राइवर, उसको वो सीखने जा रही थी टाइपिंग, 12th किया था, और वो रोज़ देख रहा था ट्रक वाला कोई फॉलो कर रहा था उसको। तो एक दिन बोला रोज़ इतनी दूर पैदल पैदल नहीं कूद कूद के जाती है, मैं सीधे रास्ते से मैं छोड़ दिया करूँगा तुझे। वो बैठ गई, बस आँख खुली तो यहाँ खुली थी। क्या किडनैप कर लिया उसने उसको एक हाँ तरीके बस से? कुछ दिया होगा रास्ते में, और ऐसी तो आती हैं, और यहाँ खुली आँखें। इनका क्यों नहीं निकल रही है? मेरी बेटा है मेरा इनके पास। अच्छा। निकाला हमने, फिर उसे बेटा भी लिया, पीट पाट के बेटा भी मंगवाया। बेटा आ गया, सुरक्षित है, शादी हो गई। तो पहले टारगेट इनका यही रहता होगा कि प्रेग्नेंट करा के बच्चा हाँ। कराना है ताकि कंट्रोल कर ले। हाँ, तो माँ है, माँ नहीं बच्चे सपने से कर सकती है। राइट। तो वो इतनी घटनाएं हैं ऐसी कि जिनको अगर मैं याद करूं मैं भूलना चाहती हूँ। सच में तो ये है कि मैं भूलना चाहती हूँ ऐसी घटनाओं को, पर शायद जीते जी ना भूल पाऊँगी। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं कि मैंने अपने आँखों के सामने तिल तिल मरते देखा। एक दिन किसी ने मुझे कहा कि एक आपको बुला रही है लड़की, मैं नहीं बताऊँगा कहाँ पे है, जाना आपको ये, क्योंकि मैं अगर बता दूँगा और आप चली गई तो उन्हें पता लग जाएगा मैंने बताया। मैंने कहा फिर तुझसे कैसे कहा? उसने कह दी, बस उसने जो इशारे से जितनी मेरे से बात हुई मैं समझ गया कि वो आपको कह रही है, कि उसने ऐसे करके कहा। मतलब वो ये शायद कहना चाहती थी जो लाल बाल रखती हैं उनसे। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत पुरानी नहीं है, अभी की बात है। मैं गई, मुझे ये नहीं पता वो कौन है अब तक। मुझे कुछ नहीं पता, केवल मुझे आँखों के उससे कांटेक्ट से ये समझना था कि कौन है। मैंने सब लड़कियों की तरफ देखा, कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई मेरे से आई कांटेक्ट करना चाह रही है। फिर मैंने ऐसी देखती रही, फिर मैं बोली, मैं कि इतनी बदमाश हो गई हैं ये लड़कियाँ। मैंने उससे मालकिन से कहा, मैंने कि इतनी बदमाश हैं ये लड़कियाँ, कोई आए तो उसे पानी को भी नहीं पूछती हैं ये। मैंने कहा अगर तू ना हो तो ये मुझे पानी को भी नहीं पूछेंगी, चाहे तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा उनका मस्का तो उनको लगाना भी पड़ता है। तो बोली कि ये अरे दीदी तुम्हें तो सब पता है, ये किसको पूछ रही हैं, इनको ये बड़ी ख़राब औरतें हैं ये भी। तो उनमें से एक लड़की उठी और पानी लाई, तब मैंने उसे देखा। मैंने कहा अब याद आया कि पानी देना चाहिए। फिर मैंने धीरे से कहा, उसका हाथ दबा के हाथ में फ़ोन नंबर दिया और मैं चली आई। पानी मैंने पी लिया। अगर कोई लड़की ऐसे दबा लेती है तो हम समझ जाते हैं कि करेगी फ़ोन, और अगर छोड़ देती है तो वो हमारे लिए उठाना बड़ा मुश्किल काम होता फिर। तो उसका फ़ोन आया, 2-3 दिन मैंने इंतज़ार किया, फिर नहीं किया तो नहीं किया। फ़ोन आया, बोली मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, पर मैं कैसे निकलूँ? मैंने कहा तो मैं निकाल दूँगी, तू हिम्मत कर और बाकी मेरा काम है। बोली नहीं, मैं तो इन्हीं की बेटी हूँ। ओह। नाम लिया कि मैं उसकी बेटी हूँ। मैंने कहा तू तो छोटी सी कहीं चली गई थी, कहाँ भेज दिया था तुझे? जयपुरापुर? बोल नहीं, मैं तो आ गई थी।
आप मुझे पहचान नहीं पाई, मैं तो कब से आपसे बात करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे कहा, किसी का नाम लिया उसने, उससे कहा कि उन्हें मेरे से बात करा दे। मैंने कहा क्या चाहती है, मुझे निकाल दो। तो मैंने कहा पर बेटा कैसे, मैं ये तो दावेदारी करेंगी, तेरा आधार कार्ड होगा, कुछ तो होगा। बोले नहीं सब चीज़ें। फिर मैं अपनी बाहर एक बार निकलता हूँ, फिर मैं कहूँगी मैं तो बालिग हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कहा कुछ पढ़ी है थोड़ा बहुत? बोले हाँ 8वीं पास की है। मैं कहा ठीक है। हमने जो लड़की को एक दिन तय कर लिया कि मैंने कहा हम इस दिन आएंगे और तुझे ना नुक्कड़ नहीं करनी है कैसी भी, क्योंकि ये इनकी लड़की है तो ये उसके सारे आधार कार्ड और सब चीज़ें दिखाएंगी, फिर मुझे मुश्किल से तुम्हें वहीं छोड़ना पड़ेगा। बोली ना मैं सब करूँगी। फिर अचानक उसका फ़ोन आता है, हमने अगले दिन की तैयारी कर ली, सारी चीज़ें हो गई, अचानक उसका फ़ोन आता है कि आप मत आना। मैंने कहा क्यों? कि मैं तो आज जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रही है? और मैं तो एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसके साथ भाग जाऊँगी आज। अरे मैंने कहा बेवकूफ़, यहाँ कोई प्यार करने के लिए नहीं आता। सही बात है। तू मुझे मिलवा उस लड़के से बेटा, तू भाग जियो। भागने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरी शादी करा दूँगी, कोर्ट में मैरिज कराऊँगी तेरी, और सब चीज़ें पक्के कराऊँगी, फेरे भी कराऊँगी अपने यहाँ, पर तू भागे मत। उस लड़के से क्या मुझसे मिले, उसको मेरा नंबर दे दे। तो खैर वो नहीं आया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आया लड़का, पूछ उससे। बोली अभी उसे टाइम नहीं मिल रहा, आएगा। पर मैंने कहा उससे पहले भागने की कोशिश मत करना। फिर नहीं मैं भागूंगी नहीं। खैर वो लड़का आया एक दिन डरता डरता मेरे पास। मैंने कहा हाँ भाई शादी करेगा उससे? हाँ। और मैंने कहा तुझे तो पता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं? तो बोले मैं बच्चे भी ले जाऊँगा। मैं बच्चे तो ये देंगे नहीं। मैंने कहा बच्चों के बिना ये नहीं जाएगी, पता। और क्या करेगा तू इसका? बोले शादी करूँगा। और मैंने कहा शादी करके धोखा दिया तो? क्योंकि नहीं दूंगा। मैंने कहा जैसे तू फटाफट फटाफट जवाब देना ना, ऐसे ही जूते में तुझे वहाँ लगवाऊंगी पुलिस में ले जाके, छोड़ूंगी नहीं मैं यहाँ से तुझे। मैं तुझे थाने में लेके चल रही हूँ, जितने तू बकवास कर रहा। बोला आप यकीन नहीं कर रही तो जाने दो, जब आप कहोगी जब ही करूँगा शादी। और वो अपनी बात पर कायम रहा। उसने शादी की उस लड़की से, हमने उसकी बाकायदा करी, और उसमें बहुत लोग बुलाए, हमने अच्छी शादी की। ये अलग बात है कि उसने हमारे पे 50 मुकदमे ठोके, उसके बाद यहाँ भी दे एप्लीकेशन, यहाँ भी दे, मेरी लड़की को बहका के ले गई और जबरन शादी करा दी, और मेरी लड़की के बयान करा, और वो तुम करा चुके थे मजिस्ट्रेट के। तो कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि मेरे टच में है, 3 बेटियाँ हैं उसके आज, और खुश है। उसको भी, वो बेचारा रिक्शा चलाता है पर अच्छे से पाल रहा है। ऐसी तो कई शादियाँ हमने कराई, तो बड़े खुश हैं वो। जबकि यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं, मुस्लिम है लड़की, हिंदू से शादी की है। मगर वो हैं वो लड़कियां जिन्हें, जो बाहर से आई। बंगाल की लड़की मुस्लिम थी और भाग के आ गई, और मैं थी नहीं। फ़ोन करा मुझे सबने कि वो आ जाओ। किसी ने मुझे बुआ जी कह के बुलाया कि बुआ जी, ये मैं समझ जाती हूँ मेरे मायके का होगा कोई इधर का, कि बुआ जी वो एक लड़की आ गई है भाग के, और मैं कहाँ रखूँ। मैंने कहा थाने में ले जा, मैं आ रही हूँ। मैं हापुड़ थी, पहुँची मैं किसी तरह से। तो लड़की बैठी, मैंने कहा तू भाग आई, अब बता मुझे बंगाल का एड्रेस वैड्रेस, जब तक नारी निकेतन कराते हैं। बोले ना ना मेरे से तो शादी करेगा, उसे बुला दो राजू को। मैंने कहा नंबर दे उसका भी। नंबर लिया, लड़का आ गया फटाक से। तो हमने कि भाई अब कैसे शादी करेगा? हाँ जी मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। तो फिर हमने, देखिए आज जो शहर काजी हमारे गुजर गए, अभी नए शहर काजी बने हैं। मैंने शहर काजी साहब मुझे बहुत बार कहते थे कि अतुल जी कभी पुण्य का स्वभाव का काम हमसे भी कराइए। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर आज आपके लिए है, आपको निकाह कराना है एक लड़की का। और हमारे एक और साथी थे, बड़े सक्रिय थे। तो मैंने कहा आपको लड़के की तरफ से आना, हिंदू शादी भी करेंगे और मुसलमान। हमने थाने में दोनों शादी करी, उनकी निकाह भी हुआ, और काजी जी से छुआरे बंटवाए, सारी चीज़ें करी, और लड़के की शादी भी फिर वहीं मंदिर में कराई। और खुश हैं, रह रहे हैं, गरीब हैं पर खुश हैं, उस नर्क से निकली हैं। राइट। तो ऐसी भी बहुत जो हमने खुद से करी हैं, जिनमें हमें प्रशासन का मदद मिली। बाकी प्रशासन करता है, पर जो उनकी बदहाली है ना, उसकी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो मैम सेक्स वर्कर्स को कितनी एज तक काम करना पड़ता है? जैसे आपने बताया छोटे बच्चे तो 14-15 साल में शुरू करवा देते हैं वो, पर आप कितनी एज तक? इस सवाल को ऐसे पूछो, कितने समय तक कर सकती हैं? अच्छा। 25 के बाद में उनमें कहाँ दम रह जाता है? हाँ, पर 25 से 30 बस। 30 तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही चल हूँ, रहा। क्योंकि ना तो उनका जिस्म इस लायक रह जाता है, वो तो एक एक बस खोका रह जाती है फिर, कि जो जी रही हैं, जिनके अंदर हड्डी है, मांस है, और वो जी रही हैं। फिर वो या तो रिवेंज लेने पर उतर आती हैं, वो एक ऐसी क्रूर मालकिन बन जाती हैं कि जिनको केवल यही काम है कि फंसा के लाओ लड़कियाँ और बेच दो, दो मेरे पास लड़कियाँ।
या फिर वो अपने आप को इस बदहाली में छोड़ देती हैं कि वहीं दूसरों के बर्तन मांजती रहें, उनके लिए रोटी बनाती रहें, चाय बनाती रहें, बाज़ार का सामान लाती रहें, और वो हर कस्टमर पर उनको 5 रुपए देती रहें। मतलब कोई छोड़ती नहीं है, वहीं पे ही। कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी? कौन सा घर है उनके लिए? कौन है समाज में? मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये हटना नहीं चाहती यहाँ से। मैंने कहा मैं हटाती हूँ, आप रखो अपने घर में, झाड़ू पोछे वाली भी तो रख रखी है ना, मेड रख रखी है, एक बच्ची को रख लो। मैंने कहा नहीं रखोगी, क्योंकि तुम अपने बेटे पे, अपनी पति पे, अपने भाई पे नज़रें रखोगी, कहीं उसे तो नहीं देख रही है। मगर ये इसलिए मुझे एतराज़ है कि ख़राब औरतें नहीं हैं, ये आपके घर से बेटे को, भाई को, पति को खींच के नहीं लाती, आपके परिवार के लोग जाते हैं वहाँ पे। ये किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही, आपके लोगों ने इसे वहाँ तक पहुँचाया है। और मुझे गुरदत्त साहब की एक फ़िल्म का वो बात याद आती है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया, मर्दों ने दिया उन्हें वो बाज़ार। वो अपनी मर्ज़ी से बाज़ार बसा के नहीं बैठी हैं कहीं से भी। और बहुत सी चीज़ें सच्चाई के नज़दीक हैं। अपने अगर गंगूबाई देखी हो, हीरा मंडी को मैं सच्चाई के बिल्कुल नज़दीक नहीं मानती, हो सकता है उस ज़माने की हो, लेकिन अगर गंगूबाई को देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें, जैसे उनका वो पहनने का स्टाइल, मालकिन का इतना सा पल्लू, वो जो इतना सही रहता है, जैसे हमारा पल्लू रहता है तो थोड़ा नीचे तक रहता है, वो यहाँ तक का पल्लू, और वो थोड़ा सा अजीब से ढंग से चलना, वो बिल्कुल सेम जैसे एक तरफ तो हम थर्ड जेंडर को देखते हैं कि वो इस तरह चलते हैं, लेकिन इनकी भी ऑटोमेटिकली ऐसी वो हो जाती है। तो वो, और देखिए अंदर का जो मुझे उसका एक सीन याद आता है कि जब वो फ़ोन पे बात करती है, कि बात कराओ ना, इतनी सारी बातें, उनके पास इतनी सारी बातें होती हैं, जब वो खुल जाती हैं, जब तक वो खुलती नहीं है तब तक वो नहीं है, और जब वो खुल जाती हैं तो उनके पास इतनी बातें होती हैं कि आपको धैर्य चाहिए सुनने के लिए। उनका दर्द, उनका दुख, उसमें आत्मसात होने की, उनके साथ उस दर्द को अपने दिल में महसूस करने की ज़रूरत होती है। वही है ना मैम, कोई शेयर करने के लिए होता ही नहीं उनके पास। होता नहीं, उनके पास कोई नहीं होता। वो कस्टमर हर जाते कस्टमर से हैं, गुहार लगाती है, एक अंतर जाते हो रहा हैं। है। अच्छा। एक ये था कि पहले नए नए मोबाइल चले थे, कस्टमर की जेब में पड़ा है तो पड़ा है। फिर कुछ लड़कियों ने करना शुरू करा रिक्वेस्ट करके कि आप हमें पैसे मत दो, फ़ोन करा दो एक। हाँ, तो हम कह देंगे कि इसने कुछ नहीं किया इसलिए पैसे नहीं ले रहे, ऐसे कह देंगे। फिर वो मालकिन से खुलना शुरू हो गई, क्योंकि जब रेड हुई, हमारे पास भी खबर आई, हम गए, तो फिर अब बाहरी कस्टमर का मोबाइल जमा हो जाता है, तलाशी हो जाती है, जामा तलाशी होती है पूरी, कोई चीज़ उनके पास ना हो, नहीं रहेंगे। और फिर किसका घर में अगर हमारे पिता और भाई या पति हमारा संरक्षण ना करें, वो हमारी तरफ से बिल्कुल गाफिल रहें, कह रहे जाओ जहन्नुम में, तो किससे उम्मीद करेंगे हम? और वहाँ उनके कौन है? वहाँ पुलिस उनकी नहीं, आम आदमी उनका नहीं, किससे उम्मीद करेंगी? दलाल तो उनके हैं ही नहीं जो उनको वहाँ लाने वाले हैं। मैंने उस हालत में लड़कियाँ बचाई हैं, मैं कौन बचाने वाली? ऊपर वाले ने माध्यम बनाया कि लड़की, एक थोड़ा सा ये हुआ लोगों को कि अकेली औरत होकर और इतनी हिम्मत इतने सालों से कर रही है। हम यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ बैठे बैठे, अब दुकानदारों ने इतना करना शुरू कर दिया था कि अगर कोई नई लड़की आई तो मुझ पर खबर आती थी। मेरे शहर की एक लड़की आ गई और किसी ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी तुरंत आ जाओ, और मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक पाऊँगा, क्योंकि अगर ये चली गई फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं गई, खैर 10 मिनट में तो नहीं, मैं बार बार कहती भैया थोड़ी देर और, भैया थोड़ी देर और, आ रही हूँ, बस रास्ते में ही हूँ, क्योंकि बहुत कंजस्टेड है, तो गाड़ी पाड़ी साहब जा नहीं सकते, तो रिक्शा करो, रिक्शा भी फंस गई तो फंसी गई। तो मैं जब पहुँची, मैंने कहा कहाँ से है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर पे बताया उसने, यहाँ पे हूँ। और मैंने कहा कैसे आ गई? कि भैया भाभी, माँ बाप तो है नहीं, भैया भाभी नहीं कहते, मुस्लिम थी, कि कहीं भी जा हमारे से, हमारे बस की नहीं तुझे पालना। मैंने कहा फिर यहाँ क्यों? बोली मैंने एक रिक्शे वाले से भैया से कही कि भैया मुझे किसी धर्मशाला में छोड़ दे आज, मेरे पास हैं 100 रुपये, आज रुक जाऊँगी और कल मैं अपनी नानी के चली जाऊँगी मुजफ्फरनगर। तो रिक्शे वाला यहाँ ले आया। धर्मशाला के नाम पे वो उसे कोठे पे छोड़ के चला गया। हर रिक्शे वाला आ जाएगा, अगर आप किसी भी भटकती हुई लड़की को गए और रिक्शे वाले से कहेंगे तो रिक्शे वाला वहाँ छोड़ जाएगा आपको। तो आगे वो बुलाया हमने उसके भाई को, और मैं सच बताऊँ, मैंने वहाँ उसकी दुकान में ही मारा उसको। हालांकि वो बहन नहीं थी, कि फिर कहने लगी कि नहीं पुलिस मत बुलाइयो, मेरा भैया गरीब है, मुझे नहीं रख सकता, मुझे काम पे लगवा दो कहीं।
अभी मैं यहाँ आपको जानने के लिए इतना बताऊँ कि अब हम ये ज़रूर करते हैं कि जो भी लड़कियाँ निकाली हैं हमने, मॉल्स में अगर आप भी देख रहे हो, बड़े शहरों में, यहाँ तो छोटा तो शहर है हमारा, वहाँ लेडी गार्ड भी रखी जाती हैं। हमने कुछ वो रखवाई हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में भी हम रखवा रहे हैं, वहाँ भी रखी जा रही हैं। ये अलग बात है कि हम आइडेंटिटी छिपाते हैं उनकी, लेकिन एक सम्मानजनक है, क्योंकि घर में देंगे तो घर में तो हर तरह का है, लेकिन वहाँ है तो वो सम्मान से काम लोग भी आगे आ रहे हैं, अब तो हेल्प उस कर रहे लड़की हैं। को भी हमने एक जगह फिर गार्ड लगवाया उसके भाई की देख रेख में कि हाँ तो इसकी ये तेरे ही घर आएगी, शाम को ड्यूटी करेगी, दिन भर की, रात की नहीं करेगी, और फिर तेरे घर ही आएगी। ठीक है, बच गई। तो हर तरह का आदमी है जो ला रहा है वहाँ बाहर से। उनकी बेटियाँ बच गईं और पढ़ लिख के कामयाब हो गई, और हमारी बेटियाँ सुरक्षित हो गई। तो मैं तो ये समझती हूँ कि शायद ये बाज़ार कभी भी बंद नहीं होंगे। लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि आता ही कौन है वहाँ, मज़दूरी तो आते हैं, मगर मज़दूरों का एक बड़ा तबका है जो कहीं और नहीं जा सकते। हमारे जैसे लोगों के लिए तो अब OTT बहुत है, सब समझने के लिए, देखने के लिए, और चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। कुछ होटल्स भी बहुत हैं जहाँ आप जा सकते हैं, मगर वहाँ उनको जाने के लिए भी तो जगह चाहिए। और वो तो कहती हैं खुल के कि हम हैं, तो तुम्हारी बहन बेटियाँ बलात्कार से बची हैं। हालांकि मैं इस बात का विरोध करती हूँ कि बलात्कार पहले भी होते रहे, फिर भी होते रहेंगे। मर्द मानसिकता को आप परख नहीं सकती, पर ये कहना गलत है। बोली नहीं, फिर भी ठीक है किसी हद तक, और अंदर से मैं भी मानती हूँ कि काफ़ी हद तक सही है कि जो आदमी इतनी नरपिशाच मानसिकता का है, तो वहाँ जाके अपनी, वो क्या नहीं होता उनके साथ वहाँ करता है, तो कम से कम एक बच्ची तो सुरक्षित रहती है, सड़क पे है। उनके साथ कितनी जातियाँ होती हैं उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैम जैसे उस मूवी में भी दिखाया था, गंगूबाई का एक बार मैं एग्जांपल लेती हूँ, वहाँ पे भी एक साइको टाइप का आदमी जाता है कोठे पे, वो लड़की को इतना ये सैडिस्ट होते हैं कुछ लोग जो वहाँ आते हैं, सैडिस्ट होते हैं जिन्हें पता। देखिए कुछ ऐसे, एक मैं छोटी सी घटना बताऊंगी। एक आदमी है और बिल्कुल मतलब बीवी ऐसे रखती है कि जूते की नोक पे एकदम, कोई उसके इज्जत नहीं है, क्योंकि बीवी का कहीं और भी अफेयर है, कहीं कुछ हो नहीं है। वो वहाँ आता है और उसको झांसा देता है कि भाई मेरी तो तू ही बीवी है, मैं तो तुझे ही मानता हूँ, और वो जब जिस हालत में मैंने जब उसको देखा और मैंने उससे पूछा कि ये क्या है भाई, तू मरने को हो रही है और तेरे जगह जगह निशान हुए रहते हैं रोज़ का, ये कौन है जो ऐसा आ रहा है? तो वो मालकिन बोली, इससे पूछ लो जी, इसे क्या है कि मेरा मर्द है, और ये मर्द के बाद ही इस लायक नहीं रह जाती कि दूसरा भी कस्टमर कोई आ जाए इसके पास। इलीगल सेक्स वो उसके साथ करता, और इतना उससे पहले उसको टॉर्चर करता था, सिगरेट से जलाना, या अगर पैंट पहनी हुई है बेल्ट से मारना, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कैसे उसको कहाँ उस पर जैसे पर्दा तो ऐसे टंगा ही रहता है, एक रेलिंग होती है, उस रेलिंग से बांध देना हाथों को, उसके पैरों को ऐसे साइड से बांध देना, और वो केवल इस नाम पे सहरी कि मेरा पति है, ये कह रहा है कि मैं तो तुझे अपनी पत्नी मानता हूँ। तो ये वो सैडिस्ट लोग भी वहाँ जाते हैं जिनको इसी चीज़ में आनंद आता है कि ये एक, देखिए कहेगा कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। जो सबसे कमज़ोर है, हम किसको मारते हैं? जो कमज़ोर है। जिसने आपकी तरफ पंजा उठा दिया उसको थोड़ी मारते हैं हम। कुत्ते बिल्ली को मारेंगे, वो जो पिट के चीचू करके चले जाएंगे, लेकिन एक कुत्ता कटकना होगा, उसको दौड़ के आप घुस जाएंगे घर में। तो ये वो है, ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है, और वो आजमाइश बरसों लोग करते रहे और करते ही रहेंगे। कभी ये बाज़ार ऐसे नहीं हुआ करते थे। तवाइफ़ी दौर थे, नवाबी दौर थे, लोग तौर तरीका सिखाने भेजते थे, उठने बैठने का लड़कियों को तरीका सिखाते थे। लेकिन कैसे बदलाव, क्योंकि मनोरंजन के साधन हमारे पास ऐसे आ गए कि जो हमको सब कुछ दे रहे हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। एक टाइम था हमारा कि टीवी आया नया नया, और अगर उस पर मतलब उस पर कंडोम का विज्ञापन भी आ गया तो हमें उससे पहले आने का पता लगता था, जैसे तैसे ही वो कि जाओ पानी लिया, ये चैनल चेंज कर दिया। हाँ ये चैनल चेंज कर दिया तुरंत, वहाँ जाके रिमोट तो होते नहीं थे। और अब तो आपके सामने खुला है सब, आप अपने कमरे में देखिए, वो अपने कमरे में देखिए, और लोग समझते नहीं हैं कि आरुषि कांड अगर हुआ आपके नोएडा का, तो वो इसी की परिणति थी कि उस समय एक ही उससे दोनों चल रहे हैं। इस कमरे में आप जो देख रहे हैं वो बच्चा भी देख रहा है, उस समय उसको जो आसानी से उपलब्ध होगा, ये एक शारीरिक ज़रूरत है, और कम उम्र के बच्चे में अगर वो ज़रूरत उभरती है तो उसके सामने कोई भी हो, फिर
ये उस नेपाली नौकर के साथ अगर उसका रिलेशन था, या ये मारा तो 100% उन्होंने, लेकिन नेपाली नौकर के साथ में था, तो वो परिणीति थी जो आप अपने कमरे में देख रहे हैं, वो उसके कमरे में भी चल रहा है। वो बच्ची 15 साल की बच्ची तो उसको देख रही है, और उस समय उसके पास हाइपर एक्टिव होती हैं सारी स्थितियाँ उनकी। राइट। और पहले लोग कहते थे कि 15 से 20 के बीच की उम्र है कि जिसमें बच्चियों को संभालने का समय है, और आप उसी समय में अब परिवर्तन आ गए हैं। अलग सोते हैं, अलग सुलाते हैं, देखते नहीं हैं। हम बच्चों का मोबाइल नहीं चेक करते, और हमारे ज़माने में तो इतवार को बस्ता भी पलट के देखा जाता था कि क्या है बस्ते में, क्यों ना देखने दे रही हो, देखने दो क्या है। तो ये स्थिति थी। इसीलिए मैम पहले जल्दी शादी करना भी एक तरीके से सही भी था। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो एडजस्ट होती थी, आज की तरह तलाक के मामले नहीं थे, है ना, एडजस्ट होती थी। कच्चा पौधा आप लगाएंगे पेड़ बन जाएगा, और पेड़ को आप दूसरी जगह लगाएंगे मुरझा जाएगा। तो वही स्थिति है अब कि आप बड़े होकर पेड़ लग रहा है, कैसे एडजस्ट होगा? नई मिट्टी, नई खाद पानी, उसको कैसे एडजस्ट करेगा वो बच्चा? और मैम जो 15, 16, 17 साल की एज में जो शारीरिक चेंजेस होते हैं वो भी उनकी कमी पूरी हो वो जाती उनकी है। कमी पूरी हो जाती है, बस ये थी वो। और फिर बच्चे को पता ही नहीं लगता, साल 2 साल तो अगर मैं कहूँ कि हमें शादी के बाद यही नहीं पता लगा कि है क्या। सो उठना, 4 बजे उठना जल्दी से, चलो सबके लिए सब बना रहे, और बीच में कब वो आ गए, कब उनसे बात हो गई, कब चले गए। ये अपने आप में एक लुका छुपी का खेल था, जो लगता था कि भाई ये है असली दुनिया, और इंतज़ार होता था कि कब वो हमारे पास होंगे और हम बैठ के बात करेंगे। अभी तो हर वक्त हैं आप एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के आकर्षण खत्म हो जाते हैं, है ना। ये तो मैम आपने बहुत सही बात बोली। है ही नहीं, वो आकर्षण ही इसलिए हुआ करते थे क्योंकि थे नहीं उपलब्ध। कहाँ थे? मुझे बहुत ऐसी, मैं तुम लोगों से बात कह रही हूँ कि जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, कि मैं बहुत छोटी थी और मेरी ताई जी कहती थी कि आजकल की बहू में, जबकि इतने गज के घूंघट रहते, फिर कहती आजकल की बहू में इनकी आवाज़ सुन लो बाहर तक। और हमारे तो 4 बालक हो गए, 4 बालकों तक हमने तुम्हारे ताऊ का मुंह भी ना देखा। अरे यार, मुंह नहीं देखा तब तो समझ में नहीं आई, लेकिन बड़े हो गए तो हमने कहा मुंह नहीं देखा। फिर मैं पूछा कि माँ कैसे मुंह ना देखा ताऊ जी का, और बच्चे तो पिटे तो जरूर इस बात पे, मगर क्योंकि इसके पीछे क्या था कि वो घेर में सोते थे, वो रात भर आ जाते होंगे बेचारे, सुबह चले जाते होंगे। अभी तो बस गाँव में मैम वैसे पहले लाइट भी कम होती थी, लाइट भी नहीं होती थी, डिबिया जलाते थे लोग। डिबिया जलाते थे, तो मुंह ही नहीं देखा, पता ही नहीं था है या कौन है। तो ये अभी तो वो उत्सुकता रहती थी, और अब कहाँ उत्सुकता है, बताइए। पहले अभी देखिए घूंघट निकाल के, हमें तो अपना अनुभव है कि घूंघट निकाल के हम निकले तो छोटे बच्चे भी कोशिश में रहते थे किसकी बहू जा रही है, है ना। शक्ल अब देख लो कहाँ, थोड़ी तो बहू पता फलाने की जा रही है, जो जा रही है, वो आकर्षण खत्म हो गए ना। राइट मैम। तो वहाँ जो स्थिति है, आप ये सोच रहे हैं एक 15 साल की बच्ची को एक तो स्वेच्छा से रिलेशन होना और एक जबरन होना, सोचिए देखो उस पर क्या बीतती होगी। मैम ये लोग भी कभी कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की, ऐसा कोई केस आपने देखा? बहुत हुए करती हैं, क्योंकि जब हद से दर्द बढ़ जाए ना, या तो वो आपको चुप कर देता है ना, या आप चुप हो जाते हैं। दोनों बात में, ये चुप हो जाते हैं यानी आप दुनिया से चले जाएं, मरने के लिए आप मजबूर हो जाएं। ऐसी करती हैं वो कि भाई वो कोई फांसी खा के मर गई या कुछ खा के मर गई, वो दूसरे तरह की आत्महत्या है। कि पता नहीं, मुझे ये बात कहनी चाहिए। एक लड़की थी और बहुत खुश, बोली मैं शादी कर रही हूँ। किससे? आप जानती हो। मैंने बेटा बिना मिले नहीं, तब तक मैं ना मिल लूँगी, शादी वादी बात, घर से निकल मत जाना यहाँ से, यहाँ तू फिर भी सेफ है, बाहर नहीं है तू, बता मुझे। कि ठीक है मिलवा दूँगी। फिर उसने मुझे, मैंने कहा अच्छा बता, 2-3 दिन बीत गए, मैंने कहा बता ना, नाम बता, मैं मिल लूँगी। तो उसने जो मुझे नाम बताया, मेरा ऐसा हो गया कि जैसे जैसे देह में जान ना रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं नीचे उतार लाई। उसकी मालकिन चिल्लाती रही, कहाँ ले जा रही थी? मैंने कहा आ रही है ना, 5 मिनट में आ रही है, मैं कोई इसे रेस्क्यू थोड़ी कर रही हूँ। लेकिन नीचे आई और मैं थोड़ा सा चौराहा घूम के खड़ी हुई, तो मैंने कहा सामने देख, और उसकी घुड़चड़ी हो रही थी उस समय। ओह, जिसका उन्होंने नाम लिया वो शादी कर रहा था? मैंने कौन शादी करता है? उसकी घुड़चड़ी तो उसने देखती रही 1 मिनट, तो फिर ऐसे करके मेरे से हाथ छुड़ाया और चली गई। मैं भी ये ताब नहीं ला सकी कि मैं मुड़ के देखूँ उसे। मैं अपने घर चली आई, वो चली गई, मेरी भी कोई बातचीत नहीं हुई। ये मैं बता रही हूँ कि जीते जी मरना क्या होता है।
बेशक वो देह का व्यापार करती हैं, लेकिन जब दिल मन तो है। उस देह से जुड़ा नहीं होता, उसने तो उससे लगाव रखा। अब वो मुझे 3-4 महीने बाद उसकी मालकिन का फ़ोन आया कि दीदी आ जाओ, और रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तू तो बात नहीं करती कभी, आज कैसे? बोले आ जाओ, एक नर्सिंग होम का नाम लिया, यहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ गई तो वो इस हालत में थी कि मैं आज भी सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हॉस्पिटल में थी वो। हाँ, कि वो बिल्कुल इतनी सुंदर सी लड़की और सूख के कांटा हो गई थी, और उसके ना पहले से ही थोड़ा सा दांत उभरे से थे, लेकिन बड़े अच्छे लगते थे गोल गोल चेहरे पे। लेकिन उस समय तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे राक्षसी सा चेहरा उसका हो रहा था। और मैंने कहा ये, तो वो रोने लगी मालकिन कि ये वो है। मैं बैठ गई उसके पास और उसका हाथ जैसे ही पकड़ा तो उसने कहा ना मेरा हाथ मत पकड़ो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं चाहिए पॉजिटिव हूँ। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता छूने से। मैं फिर उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा मैं इसे तू लेके चल, मैं दिल्ली दिखाऊंगी, मैं उसमें टाइम लेती हूँ, मेरे जानने वाले, और वहाँ दिखाएंगे। बोली नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अब समय नहीं है। और वो इतनी इतनी विद्रुपता से हंसी, मुझे मतलब मैं कैसे बताऊँ, ऐसे लगा जैसे फिल्मों में अजीब सा दिखा देते हैं कि वो कोई खरखरा के हंस रहा है। मैंने उसकी मालकिन की तरफ देखा, वो फिर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली जी ये इसका अपना मन है कि ये जिंदा है अभी तक, डॉक्टर तो हमें कह के जा चुके कि ले जाओ आप इसे, कुछ नहीं है अभी इसमें। मैंने कहा फिर क्या चाहती है वो बता दे, मैं वो पूरा करूँगी जो भी कहेगी ये। बोली आप नहीं कर सकती, वो दूसरी जगह मरने वाला है। वो कैसे मरने वाला है? इसे सब पता था कि ये क्या कर रहा है। इसने जो इसको रोग हुआ वो उसे दिया, क्योंकि उसके धोखे के बाद उसने इससे शादी को मना कर दी थी, और वैसे आता रहा कि नहीं और के पास नहीं जाएगी, मैं तो आ रहा हूँ, मैं खर्चा दे रहा हूँ। उसके बाद में उसने इतना कह रही इतना बेतहाशा खुद को खर्च किया कि ये 15, 20, 25 सुंदर थी, कस्टमर्स को ना नहीं। और कभी हमने बहुत कहा दीदी आके डांटेंगी, कंडोम रख, नहीं, इसने बिल्कुल साफ मना कर दिया, कुछ नहीं, बिना प्रिकॉशन के। और कोई नराधम इसे ये रोग दे गया और इसने उसे दिया, Oh my God. इसने उसको दिया। और देखो ये इंतज़ार कर रही है कि पहले वो मर जाए तब मरूंगी मैं। थोड़ी देर बाद ही उसकी खबर आ गई थी, और बस 5 मिनट उसको भी लगे जाने में। ये जिंदा मरना है। वो जो मेरे सामने मरी, मैं कभी वो बात भूल भी नहीं सकती कि उसकी थोड़ी छोटी सी आंखें थी, बहुत कोशिश करके खोल के मुझे ये कह रही कि आपने तो मुझे बहुत समझाया था कि तेरे से प्यार व्यार नहीं करता, मैं ही नहीं समझ पाई, और अब इसे अपने साथ लेके जाऊंगी, अगले जन्म में तो चलेगा मेरे साथ, मुझे मिलेगा। ये इस तरह का है वहाँ की, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते जो है, जो वहाँ मैं खुद भी सोचती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत से आपके जैसे पॉडकास्ट में पूछते, 30 साल आपने कैसे बिताए वहाँ? मैंने बिताए नहीं, उन्होंने थाम लिया था। मैं चाह के भी उन बच्चियों से दूर नहीं हो पा रही थी किसी भी हालत में। बहुत कोशिश करती, एक भी नया चेहरा अगर दिख जाता तो मैं हॉल हो जाती थी, मुझे एक अजीब सी, ये कैसे, कौन है, क्या है। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कैसी कैसी बच्चियाँ जिनको देख के मुझे ये लगता था कभी कि ऐसे कस के हक करूं और कहूँ चल मेरे साथ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और अगर आप कल्पना करें, ये कमरा है, इस कमरे में 6 केबिन बन सकते हैं। 6 केबिन? हाँ, और वो बस एक रेलिंग, ये एक रेलिंग यहाँ जहाँ से मैं बैठी हूँ ऐसे, और एक बीच में ऐसे करके 2-2 का पार्टीशन होके हो जाएंगे, जिसमें आदमी के पैर आ सकें बस। नीचे ही गद्दे सड़े हुए, गंदे, किस कदर गंदगी है मैं उसको शायद शब्दों में आपको बता नहीं सकती। कई बार मैं जब बैठती हूँ तो पहले ऐसे देखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि उनके साथ एक अपनापन भी रख के करना पड़ता है, ताकि मुझे वो धक्के मार के भी निकाल सकती हैं, निकाला भी है बहुत बार। तो बैठने में भी मुझे ये लगता है जैसे मेरे साथ ही, फिर तो मुझे ये हो गया था कि बाद में तो कि जो होगा हो जाएगा, लेकिन शुरू में लगता था कि मैं बैठ रही हूँ यहाँ, पता नहीं क्या क्या बीमारी होंगी। लोग कहते हैं बहुत बुरी बुरी बीमारियाँ होती हैं इन्हें,
तो कभी मुझे ना हो जाए, इतनी उम्र नहीं थी तो इतना अंदाज़ा भी नहीं था। मगर फिर धीरे धीरे ये मन में एक वो घर कर गया कि ये तो उस बीमारी को, उस जगह को, उस गंदगी को जी रही हैं ना। मैं अगर 15-20 मिनट इनके पास आती हूँ तो उस समय में भी मैं अपने आप को ये सोच के चलूँ कि नहीं, पहले लिए मेरे लिए एक अच्छी सी चादर बिछाएं, अच्छा सा बिस्तर बिछाएं, तब मैं उस पर बैठूँ। तो वो तो मन से कभी का निकल गया था, बहुत पहले निकल गया था, और कहीं भी ये नहीं रहा था। देखिए, वहीं उन्हें नहाना है, उसी केबिन में उन्हें एंटरटेन करना है, और उसी में ज़िंदगी कट जानी है। सोचो, वही है सब कुछ। वहीं बराबर में ही बस एक छोटा सा ओटा जैसे बना दिया, उसी में बाथरूम चले जाओ, वहीं वो कस्टमर कंडोम्स फेंक देंगे यूज्ड। और क्या गंदगी नहीं होती, कोई थूक रहा है, खास के थूक रहा है। शायद कैसी गंदगी का कहीं मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना भी गंदा। गरीब हो सकता है आदमी, झोपड़ी लीप के साफ करके अच्छे से रख सकता है, लेकिन वहाँ की गंदगी का अंदाज़ा नहीं है। लोग जो ये फिल्मों में दिखाते हैं ना, इतना शानदार सा एक वो, और उसमें डांस करने, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हॉल ज़रूर है एक, वो भी इसलिए कि कस्टमर आए, बैठे, लाइन में बैठा नहीं है, अभी लड़की खाली तो इतनी देर वहाँ बैठे। एक बड़ा कमरा ज़रूर होता है, उसके चारों तरफ केबिन होते, मगर वो केबिन की जो दुर्दशा है, आप टिक नहीं सकते, आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो मुझसे क्वेश्चन आया, ये जो कोठे होते हैं ये काम कैसे करते हैं? मतलब कोई हायरार्की होती है? जैसे एक तो मालकिन आपने बताया होती हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, मतलब आप बताइए अगर कोई कस्टमर जा रहा है तो स्टार्टिंग से क्या स्टेजेस होते हैं? या देखिए, इसमें कुछ नहीं, सीधा है। लड़कियां बैठी हैं, ऐसे बेंच पड़ी रहती हैं, खाली अगर लड़की तो बैठना ही है उसको, वो कस्टमर का इंतज़ार करेगी। कस्टमर आ गया तो वो अपने आप पसंद करेगा मुझे कौन सी लड़की चाहिए। अच्छा। हाँ, वो सारी खड़ी हो जाएंगी। अभी आपके सामने मैं क्या कहूँ, वो अपने आप को ऐसे भी खाली करके दिखाएंगी, पेट दिखाएंगी, हाथ पैर दिखाएंगी, चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है। वो देख के जो पसंद है अच्छा ही से दे दो, वो लड़की वो चली जाएगी। मालकिन कहेगी चल तू जा, तो चली जा, या उसका रेट फिक्स करेगी। फिर वो अगर वो कह रही है, कई बार ये कस्टमर से डील करती हैं, उसे लगा कि भी इसको इसके पास ज़्यादा आ रहा है, नहीं भैया अब इतने में नहीं चलेगा, पैसे बढ़ा देती है। पैसे बढ़ाएगी। मालकिन ही सब करती हैं? मालकिन ही, हाँ। दलाल का काम केवल इतना होता है कि वो लड़कियां लाए, बेचे, अपना हिस्सा ले जाए। अच्छा। और बाकी आपकी पुलिस से सेटिंग करा के रखे, और जो और भी हैं स्टेक होल्डर्स, उनसे सेटिंग बना के रखे कि जो आपको तंग ना करें। बस हमसे नहीं बन पाती, इस तरह सा है। तो बाकी तो मालकिन की सब हैंड ओवर होता है। और कोठा मालकिन का केवल इतना, मतलब ऑनर का केवल इतना होता है कि जो उसकी कमाई का हिस्सा वो रोज़ उसको दिया जाए। अच्छा। हाँ, जितनी लड़कियां हैं पर हेड उसको दिया जाए। और वो भी ऐसी कि दो पर हेड जाना है, पुलिस का पर हेड, दलाल का पर हेड ही जाना है, और दूसरी जो ऑनर कीपर है उसका भी। तो ये इस तरह से जाता है इनका। और बाकी तो ट्रैफिकर तो ये बनी जाती हैं जो नेपाल की हैं, और बंगाल की हैं, बंगाली भी बहुत सारी हैं, नेपाली भी हैं बहुत सारी, जो अब ट्रैफिकर हो गई हैं। वो जाती हैं अपने गांव, अपना वो दिखाती हैं कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, कितना हम सब कर रहे हैं। तो अपना बेटी भेज देते हैं कि चलो ये काम लगवाएगी वहाँ पे। ये थोड़ी पता वो क्या कर रही है वहाँ पे। गरीबी आदमी को इस तरह से बदहाल कर देती है, और उसके बाद पता भी लग जाए तो फिर कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता। माँ बाप भी कई बार लालच में कहते हैं कि जाओ चले जाओ, पैसा तो मिल ही रहा है, यहाँ क्या रखा है। यहाँ से तो मैम भागने का कोई स्कोप ही नहीं है। अगर नहीं, भागने का तो कोई स्कोप अगर नहीं। आपके जैसे भागती लोग भी हेल्प हैं, ना करें। भागती भी हैं कुछ, लेकिन बाहर मदद नहीं मिलेगी अगर हमारे जैसे लोगों की, तो फिर भाग के क्या कर लेंगे, कहाँ जाएंगे? है ना। जैसे एक लड़की, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़ा अजीब है। एक लड़की का भाई आता है हमारे पास, और मध्य प्रदेश की लड़की होगी, जो मतलब भाई आता है, भाई कहता है जी मेरी बहन है यहाँ पे। मैंने कहा बेटा कोई फ़ोटो वोटो? बोला नहीं जी फ़ोटो नहीं है। तो मैंने कहा फिर कैसे? बोले जी उसका नाम ये है। मैंने कहा यहाँ तो सब नाम बदले हुए हैं बेटा, कब से है यहाँ? बोले जी 12 साल हो गए। अरे 12 साल में तो शक्ल सूरत सब चीज़ें बदल गई होंगी। बोली हाँ जी बदल गई होंगी, तो 5-6 साल की थी तब। हाँ। ये क्या बात हुई? मैंने मैंने कहा तू 1-2 दिन मेरे पास रुक। फिर मैंने थोड़ा घुमाया तो पता लगा इस नाम की ये ऐसे ऐसी शक्ल सूरत की लड़की एक उसके यहाँ है। मैं गई, मैंने सीधे जाके घुसते हुए, मेरे से कोई खुश तो होती ही नहीं मालकिन, मुझे देख के तो भाव चढ़ जाती है इनकी।
मैंने कुछ तो कहा, अरे मैंने कहा वो कहाँ है, लड़की का नाम लेते हुए, कहाँ चली गई, अभी तो यहीं खड़ी हुई मुझे दिख रही थी, पहचानती नहीं हूँ मैं, अभी तो मुझे दिख रही थी। बोली ऊपर गई है वो तो। मैं ऊपर जाने लगी तो वो बोली नीचे, नहीं मैं तो यहीं खड़ी हूँ। हाँ, मैंने कहा अरे हाँ तू ही तो है, मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसे करके मैंने उसे कहा। मैंने उसे अपने पास बुलाया, मैंने कहा एक बात बता भाई, तुझसे मैं एक काम कह के गई थी, तूने मेरा करा तो है नहीं। अब उसको कोई काम कहा नहीं, मिली मैं पहली बार हो रही हूँ डायरेक्टली उससे, तो उसने कहा मुझसे कहा आपने कोई काम, आपने दीदी से कहा होगा। तो मैंने कहा अच्छा तेरे से नहीं कहा था, हो सकता है इससे कहा हो। इतने में उसका भाई आ जाता है। मैं उस लड़की का नाम लेके ही बोला, मैंने कहा भाई बता तू कर देगी जो मैं काम बताऊँ, मालकिन ने तो तेरी ने करा नहीं। बोली मेरे लायक होगा तो जी मैं कर दूँगी। फिर उसने ना पता नहीं बार बार अपने ऐसे भाई को देख रही हो, भाई भी उसको देख रहा, और फिर वो ऐसे एकदम जाके भाई के गले लगी। मतलब भाई बड़ा था वो, ये छोटी सी थी, भाई तो ठीक से नहीं उसको आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन वो भाई को पहचान रही। उसने अपने भाई का नाम लिया और वो बहुत तेज रोई, बहुत तेज रोती रही। वो मालकिन चली, उसको मैंने कहा लगट अब नहीं बस। और ये कोई रेस्क्यू नहीं है, एक भाई लेके जा रहा है अपनी बहन को, कोई पुलिस नहीं, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं। हालांकि मीडिया आ गई थी तब तक, प्रेस वाले आ गए थे, भाई लेके चला गया। मैंने सब बता दिया, तेरे सामने निकल रही है। कैसे आई लड़की कि सपेरा दिखाने आया सांप, और बच्चों की आदत होती है कि पीछे पीछे चले जाओ और कहीं दिखाएगा आप, वो चली गई उसके पीछे पीछे, वही सपेरा ले आया। हाँ देखिए यहाँ लाके बेच दिया है ना। अब उसका दुर्भाग्य देखिए कि वो चली गई वहाँ, तो माँ बाप तो बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब, जिसे कहते हैं गरीबी की। तो भाई ने कहा कि वहाँ तो तू ठीक से पैसे भी कमा रही थी, हमारी तो रोटी भी नहीं है, इससे तो अच्छा तू वहीं चली जा। वापस बोल दिया। लड़की चली आई। अब एक दिन मुझे लड़की मिली, अरे मैंने कहा तू तो चली गई थी उसके साथ। बोली वहाँ क्या करती थी मैं, रोटी खाने को नहीं, यहाँ कम से कम 2 टाइम रोटी तो मिल रही है, वहाँ क्या करूँगी जाके। अब सोच रही हूँ कि अभी तो मैं 8-10 साल तो कमा ही सकती हूँ, फिर चली जाऊँगी अपने घर। अब बताइए, जिस भाई ने 12 साल इंतज़ार करा बहन को ढूंढने का, और ढूंढते ढूंढते यहाँ आया, पैसे ने इतनी तकलीफ़ दी कि वापस बहन को रोक नहीं पाया। ये ऐसी कड़वी सच्चाई है वहाँ की लड़कियों की कि पोथियाँ हैं, अगर आदमी लिखने बैठे तो शायद जन्मों लग जाए। मैम इसके लिए कोई कर नहीं रहा है ना कुछ, गवर्नमेंट की साइड से तो कोई कुछ है देखिए नहीं। कागजों में तो बहुत कुछ हो रहा है, उज्ज्वला योजना है और भी कई योजना है जिनमें इनके लिए पुनर्वास का संसाधन है इनको, लेकिन कहीं भी रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई नहीं करता। दुर्भाग्य की बात यह है, हर ज़िले में जहाँ रेड लाइट एरियाज़ हैं वहाँ एक रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट होता है, अच्छा, सरकार की तरफ से। और मैंने नहीं देखा अपने कार्यकाल में कि कभी किसी रेस्क्यू ऑफिसर ने हाँ मुझ पर मुकदमे लिखा है, ढेरों सड़ रहे हैं बिल्कुल आज भी, इतनी बुरी हालत में, बदहाल, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, लेकिन रेस्क्यू नहीं की, उल्टा उनकी तरफ से मिलके हमसे पैसा, मतलब हम पे मुकदमा लिखाया। तो मैम इससे क्वेश्चन आया कि हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं, क्योंकि सुना कोई कहता है कि लीगल है, कोई कहता है नहीं है, तो क्या क्लैरिटी है ये? देखो ये दोहरा चरित्र है हमारी कानूनी व्यवस्था का एक। अच्छा, 1956 में एक्ट बना कि अगर उस समय तो मतलब जिसको कहना चाहिए कि देह व्यापार निरोधक अधिनियम। अच्छा, थोड़े से अमेंडमेंट होते रहे धीरे धीरे। उसमें क्या कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष किसी एक परमिसेस में, एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, वो वेश्यावृत्ति है। तो असंभव है ना, तो वेश्यावृत्ति है ही नहीं, लीगल तो कहीं नहीं। लीगल माने तो कानून बनने की ज़रूरत नहीं है अगर लीगल है ना। दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आती है। ट्रैफिकिंग शब्द तो ऑलरेडी कानून में उसमें है, जो देह व्यापार निरोधक अधिनियम है उसमें ऑलरेडी है, अच्छा, हिटपा में है ना। तो इमोरल ट्रैफिकिंग शब्द ही है इसका, प्रिवेंशन एक्ट जो पूरा है वो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, अच्छा, पूरा का पूरा जो है। तो ट्रैफिकिंग शब्द तो तब से, ट्रैफिकिंग इसलिए लगा इसमें कि इसको ट्रैफिक से आप जोड़िए, क्योंकि व्यापार था ये, आना और जाना। आपने तो खुद ही व्यापार जोड़ लिया, तो ना तो इसे लाइसेंस की ज़रूरत, ना इसे आप लीगल कहने की ज़रूरत। आपको मानना चाहिए कि ये व्यापार है। जब आप देह व्यापार कह रहे हैं, आप उन्हें सेक्स वर्कर कह रहे हैं, है ना, यौन कर्मी कह रहे हैं ना, तो फिर वो
कानूनी उनको सारी चीज़ें जो दूसरे कार्मिकों को मिल रही हैं उनको क्यों नहीं? भाई व्यापार कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, फिर उनको छेड़ो मत। और अगर ज़बरदस्ती हो रहा है बिल्कुल करो, अगर मर्जी से हो रहा है बिल्कुल मत छेड़ो। आप क्या कहते हैं कि होटल में अगर बालिग हैं तो वो जब मर्जी से हैं, आप उनको नहीं कह सकते। वहाँ आप जब चाहे जब रेड करें, जब चाहे जब उनको वेश्यावृत्ति को कुछ भी वेश्यावृत्ति कहें, उसको भी वेश्यावृत्ति कहिए जो होटल्स में हो रहा है, उसे आप नहीं कह रहे हैं। ट्रैफिकिंग की जहाँ तक बात आती है, इलीगल है बिल्कुल, क्योंकि वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। अब ये इमोरल मतलब अवैध दुर्व्यापार, जो हिंदी शब्द है इसका, अवैध दुर्व्यापार है, अवैध है यानी अवैध दुर्व्यापार है, या एक जगह से दूसरी जगह किसी को लेके जाना अवैध रूप से, वो दुर्व्यापार है। इसमें तो वो भी आ जाते हैं जिनको काम के नाम पे आप विदेशों में ले जा रहे हैं, जिसे आप कबूतरबाजी कहते हैं, है ना। फिर इसमें कहाँ वेश्यावृत्ति जुड़ गई भाई? तो कानून में बहुत सारी खामियां हैं जिनको कोई परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि यही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि आप दो या दो से अधिक स्त्री या दो से अधिक पुरुष है और वो सेक्सुअली उस समय आप मौके पे पकड़ लें तो वो वेश्यावृत्ति है। ऐसा कैसे संभव है? सही बात। आप कभी कभी होटल्स में छापे में पढ़ते होंगे अखबार में कि वो मतलब अश्लील कार्य में लिप्त पाए गए, है ना। ये आप कह रहे हैं, मगर कोई दरवाज़ा खोलेगा तो क्या वो कपड़े उतार के खोलेगा यार? कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ से आपको पैसा चाहिए, इनके पास तो पैसा है नहीं। क्या देंगी? 200 रुपये, 300 रुपये वो आपको देंगी। और 100% इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कैसे आंखों के सामने, मैं अगर अपने शहर की बात कहूँ ना तो सेम बिल्कुल आप ऐसे मान लीजिए, ये सर्कल ऑफिसर का ऑफिस है। सीओ, और ये पूरी सड़क है, इधर भी कोठे इधर भी कोठे हैं। वहीं पे ऑफिस है, सर्कल हाँ, ऑफिस। और वो मुझे कहते हैं कि आपको मिल जाती है मैडम सूचना, हमें तो कभी नहीं मिलती। भाई कोशिश करो ना, तो मुझे कैसे अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? यहीं बैठे हो पूरा दिन, तुम्हारे सिपाही वहाँ पैसे लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुफ्त में सेक्स की भूख मिटा रहे हैं, चुनौती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है क्या? तो देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है सरकारों की। जब वो नेता, हम कई बार करते हैं बहिष्कार का, दोनों तरफ बैनर लगवा देते हैं कि भाई अब वोट नहीं मांग, कृपया वोट मांगने ना आए, तब बहन जी हो जाती हैं, बहन जी वोट देना, है ना। फिर वोट दे दी, बहन जी को भूल गए, अब वो खराब औरतें हो गई। तो फिर जब उनको कोई अधिकार ही आप नहीं दे रहे, बहुत कोशिशें की कि भाई इनका आधार कार्ड बने, इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड में तो चलो मिली सफलता की, खुद जाओ लिखाओ अपना नाम, अपने आप बनाओ, मत बताओ सेक्स वर्कर हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है, हम जाएंगे तो फिर बात आएगी सामने। हो गए। राशन कार्ड बनवाने में पसीने आ गए, बहुत लड़कियों को बनाना हमने चाहा। महाराष्ट्र की एक लड़की थी, उसको हम चाह रहे थे कि इसको आंगनबाड़ी मिल जाए, हाई स्कूल पास थी, अब तो मन के घर से बेघर हुई गई, वो मरने मर गई, नहीं हो पाया। कोई उम्मीद नहीं है कहीं से कहीं तक भी कि इसको दूर करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति कहीं काम कर रही है। देखिए, मैं तो खुल के कहती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट हमारी और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके एजेंडे में कहीं सुना है? जब पूरा चुनाव आते हैं अभी दिन रात चिल्ला रहे, हिंदू मुसलमान फलाना ढिकाना सब चिल्लाया जा रहा है, कहीं चिल्ला रहे हैं कि वेश्यावृत्ति भी हो रही है? कोई नहीं चिल्ला रहा। मैं अपने छोटे से शहर की बात कर रही हूँ कि मेरे छोटे शहर में हज़ारों की तादाद में और 5 स्टार 7 स्टार होटल खुल गए। भैया कौन से व्यापार चल रहे हैं, कौन रुक रहे हैं इनमें आके, ये भी तो बता दो। बैंकेट हॉल खुलते हैं तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये होटल्स खुल रहे हैं जिनकी इतनी भारी भरकम चार्जेस हैं, उनमें कौन ठहरता है आखिर? कौन आ रहा है उनमें रहने के लिए? तो एक तरफ आप लग्जरी जुटाने के लिए जो लोग कर रहे हैं तो उनकी इच्छा है, और ये तो बैठी हैं एक जगह, वो तो कहती हैं कि हमारी तो दुकान है, आप हमारी दुकान से सामान खरीदने मत आओ, ये तो बंद हो जाएगी, हम कुछ और करेंगे पेट भरने के लिए। उन्हें रोको ना कि जो खुद से जा रही हैं, जो खुले में धंधा कर रही हैं। बहुत सी चीज़ें मेरे सामने ऐसे आई कि मुझे जिनके लिए शर्मिंदा होना पड़ा, कि मुझे खुद एक डिपार्टमेंट के बंदे ने आके कहा कि मैडम हमारा तो पूरा वो ख़राब हो रहा है। कैसे? कि पूरे बस अड्डे पे औरतें फैली पड़ी हैं और जबरन भी कस्टमर्स को रोकती हैं। ओह माय गॉड। और जब मैंने उन औरतों से उन्होंने बात कराई, जब मैंने उन औरतों से बात करी, अजी क्या करें बताओ, घर में इतनी रोटी ना है और ये आदमी का इतना बड़ा काम ना है, तो चलो हम ये कर लें। तो मैंने कहा जबरदस्ती तुम रोके करो इन्हें, बसों में से उतार के क्या करो तुम ये? तो हाँ बताइए कौन सी, उनको फिर ख़राब क्यों? मुझे बस ये एतराज़ है, उनको ख़राब मत करो।
जिनको मजबूरी में वहाँ पे बहला फुसला के ले आए, उनकी मजबूरी है, उनकी वहाँ से मजबूरी भाग है। नहीं सकती और वो तो कहीं। बैठी है ना वहाँ, हाँ, मत वो जाओ। कौन सा बाहर जा रही है? बाहर जा रही, और मत जाओ तुम, कुछ तो करेंगी वो, कुछ तो रोजी रोटी का प्रबंध करेंगी। कि और आप कर नहीं रहे उनकी रोजी रोटी का प्रबंध। करिए, रेस्क्यू कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन भी करिए साथ में, नहीं करते हैं, दिखते नहीं है लोगों को। इंडिया का मैम हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड काम है। सबसे, इंडिया का नहीं, पूरी वर्ल्ड का है ये। और जिसमें कुछ नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं लगाना, किसी की ज़िंदगी को दाव पे लगाना है और अपना जेब भरनी है बस। किसी मासूम को आप ले गए, उसकी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी और बस ख़त्म। तो विश्व का सबसे ज़्यादा धन देने वाला ये एक व्यवसाय है। कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ऐसे लोग कर रहे हैं। जैसे नेपाल में है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो काम कर रही हैं, माइती करके हैं, और बहुत वृद्ध हो गई हैं अब दीदी, बहुत फिर भी कर रही हैं लगातार। और ऐसे तो यूनिसेफ बहुत काम कर रहा है इन सब के लिए, हमारे साथ मिलकर भी यूनिसेफ ने 6-7 साल काम किया। क्राई जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कर रही हैं। मगर इनका सरकारी कोई वजूद ना होने से, आप देखिए यूनिसेफ जब पोलियो को फंड करता है, जब टीबी को फंड करता है, बड़े बड़े स्टार्स आ जाते हैं उसे एंडोर्स करने के लिए। लेकिन जब वो इन्हें फंड करता है, इनके लिए कुछ करने की करता है, एक आदमी खड़ा नहीं होता सामने आके। तो ये ऐसी सच्चाई है कि जिसको आप नकार नहीं सकते। ये आपके समाज में पैर पसार रही है, और ये आपकी बहन बेटियों की तरफ ये व्यवसाय नज़रें गड़ाए हुए है गिद्ध की तरह से। बस मैम बहुत कुछ आपने बता दिया, इतना आई ओपनिंग था। जब आप बता रहे हो, सिर्फ इन 1-1.5 घंटे में ही हम लोग को इतना सुन के लग रहा है ख़राब, हम इसको झेल नहीं पा रहे हैं। जो लोग इस एक्चुअली लाइफ में है, जो इसका पार्ट है, जो औरतें इससे हर रोज़, हर घंटे, हर आधे घंटे में गुजर रही है, उनके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। आधे घंटे में नहीं गुजर रही, बाहर दूसरा इंतज़ार में बैठा है, वो निकल के आई नहीं है कि दूसरे के साथ भेज दिया गया है उसको। जी मैम। सो मैम, आई होप कि आज के पॉडकास्ट को देखने के बाद हम लोग भी थोड़े और ज़िम्मेदार बने। मैम जैसे कोशिश कर रही हैं, हमें भी अगर थोड़ी थोड़ी हम कोशिश कर लें तो शायद थोड़ा बदलाव आ पाए। बिल्कुल। और मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बस इतना ही कहूँगी कि और कुछ ना करें, लेकिन इतना ज़रूर कर दें कि उनके बच्चों को पढ़ने में मदद करें। भाई मैं तो अपने हाथ में कटोरा लिए हुई हूँ, मैं तो सबसे मांगती रहती हूँ। मैम जो आपकी फाउंडेशन है, संकल्प फाउंडेशन, उसकी फंडिंग वगैरह कैसे रेज होती नहीं, है? हम कोई फंडिंग नहीं करते, कोई फंडिंग। हम बहुत साल हमने यूनिसेफ के साथ काम किया, वो फंडिंग भी उन्हीं के लिए, क्राई की वो भी फंडिंग उनके लिए। हम तो क्या करते हैं, हम तो उनके बच्चों को शुरू से पढ़ा रहे हैं, और हाई स्कूल तक पढ़ाते हैं केवल, उसके बाद नहीं। अब ट्यूशन करिए, दिलवाते हैं ट्यूशन भी, स्कूल के साथ भी टाइप रखते हैं। बहुत से स्कूल हमें मदद कर रहे हैं कि भाई हमारा नाम नहीं आना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, और हमसे बहुत रीज़नेबल अमाउंट रखते हैं। वहीं हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। अभी जैसे इस साल हमारे पास 17 बच्चे हैं अभी, तो अब हम शुरू कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर से ही आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम नए दौर से। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी उनके जैसे की फ़ोटोज़ भी। तो ऐसे बच्चों के लिए वो हमसे बहुत ज़्यादा नहीं लेते, किताब, कपड़ा, खाना सब मिला के हमको 7,000 रुपये लेते हैं केवल महीने में। हाँ, तो बहुत बड़े अमाउंट नहीं है, हम तो मांगते ही रहते हैं, हमारा तो खुला हाथ है, भैया दे दो, इस बार की तुम जमा कर दो, इस बार की तुम कर दो। तो लेकिन बड़ा है, बहुत कठिन काम है ये भी, पर हो जाता है। मैम अगर कोई अपना योगदान देना चाहे, हाँ हाँ कुछ थोड़ा बहुत मदद करके, हाँ, तो हम तो इतना करते हैं कि देखिए मेरे पास एक क्या है, बिहार की एक जगह है, हाजरा कुछ ऐसी गांव है, हज़ीराबाद पता नहीं क्या करके, वहाँ का एक बंदा है जो 330 रुपये रोज़ पे काम करता है मजदूरी, और वो 33 रुपये रोज़ हमको भेजता है। वाह, मैं हर पॉडकास्ट पे उसकी बात करती हूँ, हालांकि वो शर्मिंदा होता है, कहता मत कहा करो। मुझे लगता है कि जैसे मैंने दान तो एक हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए दूसरे हाथ का, तो मत कहो। मेरे उससे क्या होता है, एक टाइम का खाना भी नहीं है। मैंने कहा बेटा बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम दे रहे हो। तो मैम हम कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स डाल सकते हैं उसके लिए, अगर कोई अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे। हाँ कोई कुछ, हाँ हाँ डाल सकते हैं। तो गाइज़ हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल देंगे। अगर आपको लगता है आप थोड़ा योगदान देना चाहते हो किसी की अच्छे जीवन के लिए, थोड़ी सी मदद हो जाए, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। सो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और टाइम देने के लिए।
आज बहुत कुछ चीज़ें बाहर आई हैं और आई होप कि सब लोग को अब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी आए और हम सब इस काम के लिए थोड़ी मदद करना शुरू करें। थैंक यू। ओके।